Check. हेलो, माइक चेक, ऑडियो वीडियो चेक। दोस्तों, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या सब कुछ बढ़िया है क्या? चलिए बोलिए रॉक स्टार्स, कैसे हो आप लोग सब? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑल सेट, ऑडियो वीडियो क्लियर, एवरीथिंग परफेक्ट, रॉक करने के लिए तैयार? यस सर, ओके। चलो, सबको बता दो कि सर आ गए हैं क्लास के अंदर और सर अभी लेक्चर शुरू कर रहे हैं। ओके, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे। राइट, एब्सोल्युटली यस सर। दोस्तों, हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार सा चैप्टर हम लोग एक डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है कंपनी ऑडिट। राइट, दोस्तों, कंपनी ऑडिट में बहुत मजा आ रहा था, बहुत दिमाग लगा रहे थे एंड इट वाज लाइक सर नेक्स्ट लेवल, बहुत ही गजब। चलिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, आदत से मजबूर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोग ने डिस्कस किया है पिछले 2 दिनों में, फटाफट उसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर रिवीजन होने के बाद, एक रिदम में आने के बाद, हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, यहां से आगे की आज की पढ़ाई हम लोग शुरू करेंगे। और यस यस, आप सही सुन रहे हो कि आज हम लोग ये सारी चीजें लिखेंगे भी, है ना? ओके, दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे अबाउट ऑडिट के इस बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट का एक डेफिनेशन हम लोग ने पढ़ा था। दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट? ऑडिट का डेफिनेशन क्या है? बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली यस, बता ही सकते हैं। सर, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of what? Financial information of which entity? Sir, of any entity, whether it is profit oriented or not, irrespective of its size or legal form. When such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. एकदम सही बात है, परफेक्ट है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ मॉड्यूल 2, जो बात करता है कंपनी ऑडिट की। देखिए, हम लोग ने क्या बातचीत करी थी कि हर कंपनी को ऑडिटर चाहिए, बट ऐसा वैसा कोई भी व्यक्ति को हम लोग ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं क्या दोस्तों? तो एब्सोल्युटली नो सर। तो साहब, वो ऑडिटर कौन होना चाहिए? हु शुड बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी? तो सर, ऑडिटर ऑफ द कंपनी कौन होना चाहिए? तो एज पर सेक्शन नंबर 141, द पर्सन हु इज एलिजिबल, क्वालिफाइड एंड हु शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड विल बी द पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। सो बच्चों, हु इज एलिजिबल टू एक्ट एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी? सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। व्हेन इज दैट एलिजिबल पर्सन क्वालिफाइड? सर, व्हेन इज प्रैक्टिसिंग वेयर? इन इंडिया। बच्चों, अगर ये फर्म को अपॉइंट करना है, सो व्हाट इज द प्रोविजन? Majority of the partners should be chartered accountants and practicing where? In India. Simple as that. Then we go ahead and talk about is the disqualification. Disqualification का section subsection कौन सा है? So it is given under section number 141 subsection 3, जो बात करता है about disqualification. So who is disqualified to be acting as the auditors of the company? So number 1 we talk about is the body corporate other than limited liability partnership. तो यहां पे हम लोग कहते हैं कि कंपनीज जो है, ये कंपनीज आर व्हाट? कंपनीज आर डिस्क्वालिफाइड, वेयर एज एलएलपी इज व्हाट? क्वालिफाइड। देन सेकंड डिस्क्वालिफिकेशन हम लोग बात करते हैं। सेकंड डिस्क्वालिफिकेशन की क्या चर्चा करते हैं? सेकंड डिस्क्वालिफिकेशन अपन कहते हैं ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। थर्ड डिस्क्वालिफिकेशन में अपन क्या कहते हैं? पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। करेक्ट है एकदम? यस सर। फिर इसके बाद हम लोग गए थे सिक्स्थ डिस्क्वालिफिकेशन में, और सिक्स्थ डिस्क्वालिफिकेशन में क्या डिस्कशन किया था? अ पर्सन हुज रिलेटिव, मतलब वो व्यक्ति खुद नहीं बट उसका रिश्तेदार, इज व्हाट? डायरेक्टर और इज एम्प्लॉयड एज ए डायरेक्टर। ही इज व्हाट? डायरेक्टर और इज एम्प्लॉयड एज ए डायरेक्टर और इज अ की मैनेजरियल पर्सन। तो अपन उस कंपनी के लिए क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो ऐसे कुछ डिस्क्वालिफिकेशन अपन ने पढ़े थे। फिर जब कल हम लोग मिले थे, तो कल हम लोग ने सर एकदम माहौल ही बना दिया था, एकदम मतलब गजब नेक्स्ट लेवल चीजें हम लोग ने डिस्कस करी थी, बहुत भारी पड़े थे कल हम लोग। तो कल जो अपना फोर्थ डिस्क्वालिफिकेशन था, सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फोर्थ जो डिस्क्वालिफिकेशन था सर, वो बहुत मजा आ गया था। उसमें हम लोग ने क्या देखा था? अ पर्सन हु इज एलिजिबल और हिज पार्टनर और हिज रिलेटिव, बराबर के नहीं? और रिलेटिव के डेफिनेशन में कौन कौन आता है? एक तो अ मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली,
अब जिनका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं है, एचयूएफ नहीं है, तो उनके रिश्तेदार कौन कौन होंगे? तो बॉस फादर इंक्लूडिंग स्टेप फादर, मदर इंक्लूडिंग स्टेप मदर, ब्रदर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर, सिस्टर इंक्लूडिंग स्टेप सिस्टर, स्पाउस स्पाउस ओनली स्पाउस, फिर उसके बाद सन, डॉटर, सन्स वाइफ एंड डॉटर्स हस्बैंड। तो ये सारे सारे लोग जो है दोस्तों, ये कहां आते हैं? ये अपने रिलेटिव के डेफिनेशन में आ जाते हैं। तो इसके अंदर कोई दिक्कत, कोई टेंशन कुछ भी नहीं सर। तो अब उसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशंस क्या क्या थे? उसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या थे कि क्या हरकतें अगर आप कर लोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सो पॉइंट नंबर 1 वी टॉक अबाउट इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट। तो यहां पे एनी में हम लोग क्या बोले थे? एक भी रुपए का शेयर सिक्योरिटी आप होल्ड नहीं कर सकते हो। सो होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट कहां पे, कौन सी कंपनीज की बात हो रही थी? सो इन द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी एंड सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। करेक्ट है। सो होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी एंड सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, सो दैट ऑडिटर विल बी डिस्क्वालिफाइड। बट सर इसके अंदर रिलेटिव के लिए कुछ छुटकारा दिया गया? एब्सोल्युटली यस। तो कहते हैं रिलेटिव मे होल्ड, क्या कहते हैं? रिलेटिव मे होल्ड अप टू फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख, मतलब ही कैनॉट एक्सीड द फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख। बट वो कहां पे होल्ड कर सकता है? ओनली इन द कंपनी। द लिमिट विच इज गिवन इज अलाउड ओनली इन द कंपनी। परफेक्ट एकदम, एब्सोल्युटली यस सर। फिर उसके बाद सर व्हाट हैपेंस इफ द अमाउंट एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट? सर व्हाट हैपेंस व्हेन द अमाउंट एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट? तो सर व्हेन द अमाउंट एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट, corrective action should be taken within 60 days from the date of acquisition of such interest or security. right, एकदम सही है। फिर बात करते हैं सेकंड, इनडेप्टनेस। इनडेप्टनेस इन एक्सेस ऑफ रुपीज, बोलिए बच्चों। तो सर इनडेप्टनेस इन एक्सेस ऑफ रुपीज 5 lakhs, परफेक्ट एकदम यस। देन गिवन एनी गारंटी और सिक्योरिटी, सो गारंटी और सिक्योरिटी इन एक्सेस ऑफ रुपीज 1 लाख, परफेक्ट एकदम यस। फिर उसके बाद अपन आगे बढ़े और नेक्स्ट फिफ्थ डिस्क्वालिफिकेशन में आए। जाते जाते हम लोग ने फिफ्थ डिस्क्वालिफिकेशन भी डिस्कस किया था, आपको याद होगा। तो फिफ्थ डिस्क्वालिफिकेशन में हम लोग आए, बहुत डिस्कशन किया इसके ऊपर, और हमने क्या कहा कि हैविंग बिजनेस रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप मतलब ट्रांजैक्शंस ऑफ कमर्शियल नेचर। सो हैविंग बिजनेस रिलेशनशिप विद द, अब यहां पे एक पॉइंट आपको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बिजनेस रिलेशनशिप किसके साथ बच्चों? कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी एंड, अब इंपॉर्टेंट क्या है, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी ऑफ एसोसिएट कंपनी। तो यहां पे एसोसिएट की सब्सिडरी, ये भी एक कंपनी यहां पे ऐड हो जाती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहां पे बिजनेस रिलेशनशिप आप नहीं कर सकते, बट सर मेरे को करने का है। सर कर सकता हूं क्या? यस। तो अगर ये प्रोफेशनल सर्विसेज का है या ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, आर्म्स लेंथ प्राइस पे हो रहा है, नॉर्मल मार्केट प्राइस पे हो रहा है, तो उस घड़ी उस समय आप क्या कर सकते हो दोस्तों? आप उस घड़ी उस समय आप बिजनेस रिलेशनशिप एंटर आप कर सकते हो। दैट्स इट। तो यहां तक हम लोग ने सारी सारी बातें हम लोग ने पढ़ी, लिखी नहीं, सिर्फ पढ़ी और समझी। टेल मी, आपका यहां तक पिछले 2 दिन में जितना भी अपन ने पढ़ा लिखा समझा, आपका कॉन्फिडेंस क्या बोलता है? डू यू हैव अ गुड कॉन्फिडेंस ऑन वट एवर वी आर स्टडिंग? 2 दिन जितना भी पढ़ाई करी, मजा आया, कॉन्फिडेंस है आपको उसके ऊपर? यस, एकदम परफेक्ट है, बेस्ट है। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस एकदम बढ़िया है, कॉन्फिडेंस एकदम सुपर्ब है, नेक्स्ट लेवल पे है, सो अब यहां से फिर आज और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोसेस अपन शुरू कर देंगे। एंड नाउ वी मूव टू व्हाट, द नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन नंबर एफ पढ़ के हो चुका है। अब अपन बात करेंगे जी वाले डिस्क्वालिफिकेशन पे, दैट इज सेवेंथ डिस्क्वालिफिकेशन पे अभी आ रहे हैं। देखिए सातवां डिस्क्वालिफिकेशन, छठा डिस्क्वालिफिकेशन अपना ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना? यस। तो चलिए एक बार आते हैं किताब में और पढ़ते हैं व्हाट इज द सेवेंथ डिस्क्वालिफिकेशन। इस सेवेंथ डिस्क्वालिफिकेशन में दोस्तों 2 डिस्क्वालिफिकेशन से एकदम आराम से प्यार से मन लगा के पढ़ना है इसको। फिर से वैसा ही डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, केस स्टडीज डिस्कस करते जाना है, क्योंकि कंपनी ऑडिट में क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड के ऊपर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना? सो अपन उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिए तो पढ़ते हैं यहां पे इस सेवेंथ डिस्क्वालिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? और, ठीक है ना? और अ पर्सन
or a partner of a firm holding appointment as its auditor, if such person or partner is at the date of such appointment or reappointment holding appointment as the auditor of more than 20 companies, more than 20 companies, more than 20 companies, more than 20 companies, other than one person company, dormant company, small company, and private company, having paid up share capital less than 100 crores. Exemption from counting ceiling limit is available only if such company has not committed default in filing its financial statement under section 137 and annual returns under section 92 of the act to the registrar. Now sir, what is this? Let us try to understand. एकदम अच्छे से समझते हैं, मन लगा के एकदम बढ़िया तरीके से फोकस करते हैं. ठीक है, चलो. सो यहां पे जब अपन बात करते हैं तो सेवेंथ डिस्क्वालिफिकेशन में यू विल सी दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस. ठीक है ना, मतलब सेवेंथ में आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो उन 2 पॉइंट्स के ऊपर अपने को एकदम विस्तार में अपने को चर्चा करने की है. ठीक है ना, सो एकदम आराम से कंसंट्रेट करिए, मन लगा के पढ़िएगा. अब पढ़ना शुरू हो रहा है, आज की पढ़ाई शुरू हो रही है. ठीक है ना, सो लेट्स रॉक गाइस. ठीक है ना, सो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है यहां पे? अगर वो फुल टाइम एम्प्लॉयड है कहीं पे भी, फुल टाइम एम्प्लॉयड एल्सवेयर. क्या कहता है? फुल टाइम एम्प्लॉयड एल्सवेयर. अगर वो फुल टाइम कहीं पे नौकरी कर रहा है, फुल टाइम वो कहीं पे अगर जॉब कर रहा है, फुल टाइम कहीं पे वो नौकरी कर रहा है, तो उस घड़ी उस समय आप समझिए वो क्या हो जाएगा? वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा. मतलब आप समझिए बात को कि देखो, पहले अपन ने क्या डिस्कस किया था, अब आप समझिए बात को, थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि सर जी ये कंपनी है, अगर मैं इस कंपनी का अगर एम्प्लॉय हूं, अब लॉ कैसे प्रोसीड हुआ आप समझो बात को. अगर मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूं, बराबर, मैं सीए हूं, बराबर, मैं सीए हूं, मैं एम्प्लॉय हूं. तो मैं क्या हो गया था उस समय पे, जब मैंने वो सेकंड डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ा, तो उस समय पे क्या हो गया? मैं उस कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड था. उस समय पे रीडिंग करके अपने को क्या समझ में आया कि सर ये इस कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा. मान लो ये कंपनी कंपनी ए है, तो सर यहां पे अगर कोई दूसरी कंपनी है, कंपनी बी है, तो सर जी ये जो है सीए इस कंपनी बी के लिए तो क्वालिफाइड हो सकता है. एकदम सिंपल सी बात है, क्योंकि अपन ने क्या बोला? एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ना, तो उस कंपनी के लिए बॉस वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, उस कंपनी के लिए वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा. दूसरी कंपनी कंपनी बी के लिए तो ही विल बी क्वालिफाइड, राइट? एब्सोल्युटली यस सर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था. फिर एकदम बढ़िया. फिर उनको समझ में आया, अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे ऐसे कैसे कंपनी बी के लिए कर दे भाई साहब. अगर वो फिर लॉ कैसे डेवलप हुआ, लॉ कैसे चेंज हुआ? वो बोलते हैं अगर ये एम्प्लॉयमेंट में है, और भाई साहब अगर ये फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है ना कहीं पे भी, तो भाई वो प्रैक्टिस के लिए कैसे काम करेगा वो? अरे इंफॉर्मेशन लीक का तो सवाल ही नहीं है. अरे भाई अगर वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, फुल टाइम कहीं जॉब कर रहा है वो, अरे वो कैसा प्रैक्टिस करेगा? उसको टाइम कैसे मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए? येड़ा है क्या? नॉट पॉसिबल एट ऑल. तो आईसीआई ने क्या बोला? अरे जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बराबर फुल टाइम एम्प्लॉयड है, फुल टाइम एम्प्लॉयड है, फुल टाइम एम्प्लॉयड है, आईसीआई क्या बोलता है? बाबू मैं उसको सीओपिच नहीं देगा, मैं उसको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ही नहीं देगा, मैं मेरे को देना ही नहीं. अरे तू भाई कहीं जॉब कर रहा है, फुल टाइम नौकरी कर रहा है तू, मैं तेरे को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैसा दूं रे? मैं नहीं 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 नहीं, पॉसिबल नहीं है. अब सर अगर आईसीआई मतलब साक्षात भगवान, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट का भगवान आईसीएआई अगर उसको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ही नहीं देगा, तो भाई साहब मुझे एक बात बताइए, क्या वो क्वालिफाइड है? क्या वो क्वालिफाइड है क्या? एब्सोल्युटली नॉट. ही इज नॉट एट ऑल क्वालिफाइड, क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ही नहीं है.
क्वालिफाइड होने के लिए उसको क्या चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए। बट अगर वो फुल टाइम कहीं नौकरी कर रहा है तो बॉस वो नहीं कर सकता है प्रैक्टिस, आईसीआई मना कर दी उसको, तो खत्म, ओवर, वो क्वालिफाइड ही नहीं है। तो देयरफॉर इफ ही इज नॉट क्वालिफाइड ऑटोमेटिकली इट मींस व्हाट, ही इज डिसक्वालिफाइड। बच्चों ये बात डाइजेस्ट कर लो, इतना समझ लो आप। बताओ यहां पे आपको इस सेवेंथ डिस्क्वालिफिकेशन का फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया क्या? आराम से पूरा एकदम सिंपल सिंपल करके पढ़ेंगे, एक ही बार डिस्कस करना है, एकदम मस्त, मजा आ जाना चाहिए। सो फर्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन आज के लिए क्या कहता है? इफ ही इज फुल टाइम एम्प्लॉयड एल्सवेयर ही इज डिस्क्वालिफाइड। रीजन वी ऑल नो दैट आईसीआई विल नॉट गिव हिम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। परफेक्ट है एकदम, यस सर। सर इफ सर बिग फोर में जॉब कर रहा है तो भी वो डिस्क्वालिफाइड। अरे हाँ बेटा, तू जॉब कर रहा है तो तेरे को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं मिलेगा, तू अपने नाम पे प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। अगर तू सीए है, तू प्रैक्टिस कर रहा है और तू किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर जॉब कर रहा है तो तुझे आईसीआई से परमिशन लेके तू एम्प्लॉयमेंट में हो सकता है, बट फिर भी तू प्रैक्टिस मतलब तू अपने नाम पे कुछ काम नहीं कर सकता है। आई बात समझ में आपको? तो यू कैनॉट साइन ईदर वेज व्हेन यू आर इन एम्प्लॉयमेंट, यू कैनॉट साइन, यू कैनॉट डू द वर्क इन योर नेम। ये अपन जब आगे फाइनल में जब प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ेंगे ना, तभी आपको बहुत और विस्तार में समझाऊंगा। बट अभी बेसिक दिमाग में वैसे ही बहुत कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं आगे, तो इसको अपन और कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। बेसिक आप समझने की कोशिश करो। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट सीओपी नहीं मिलेगा, ठीक है? सीए फाइनल में प्रोफेशनल एथिक्स में अपन पढ़ेंगे उसको, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है? चलो, तो इस चीज को डाइजेस्ट करो। इसमें कुछ क्वेरी है क्या आपको? बताओ। इफ नो क्वेरी देन वी प्रोसीड, ठीक है? चलो, सो अब यहां तक आपको कुछ क्वेरी नहीं है, तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। और अब सेकंड इसके अंदर और लिख के और एक आगे पॉइंट है अपना, सेकंड और एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट को अपन क्या नाम दे? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस पॉइंट को क्या नाम दे? बराबर के नहीं? तो इस पॉइंट को बहुत ही खूबसूरत नाम देंगे। एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट। इस पॉइंट को अपन नाम देंगे एज व्हाट? सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स। क्या नाम देंगे अपन? सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स। वाओ, मतलब यहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर कंपनीज एक्ट के अंदर जो अपन स्टैट्यूटरी ऑडिट्स कर रहे हैं, आज का सेशन भयंकर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। आज एक नेक्स्ट लेवल चीजें पढ़ने वाले, नेक्स्ट लेवल डिस्कशन होने वाला है। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं सेकंड पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में अपन बात करते हैं सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स, ठीक है ना? अब लिखिता पूछ रहे, सर इन केस ऑफ टीचर्स लाइक यू विल यू बी कंसिडर्ड एज फुल टाइम एम्प्लॉय? पॉइंट नंबर 1, हर्षद जाजू स्वप्निल पटनी क्लासेस का एम्प्लॉय नहीं है। पॉइंट नंबर 1, आई एम रेंडरिंग माई प्रोफेशनल सर्विसेज टू एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज स्वप्निल पटनी क्लासेस, ठीक है ना? पॉइंट नंबर 1, व्हाट आई गेट इज द प्रोफेशनल फी। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, आईसीएआई ने स्पेसिफिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पढ़ाने के लिए परमिशन दिया गया है, तो अ मेंबर इन प्रैक्टिस कैन टीच। तो भाई साहब अपन एकदम सेफ है, कोई टेंशन नहीं है, रिलैक्स बेबी, ओके चिल, है ना? ओके, सो यहां से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स की, ठीक है? तो सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स की बात करते हैं, तो सीलिंग, कितना सीलिंग लगा हुआ है, क्या है, उसके ऊपर अभी जरा चर्चा विमर्श करते हैं। आइए, चलो अभी पढ़ाई पे फोकस करते हैं, ठीक है ना? ओके, अरे मैं भी प्रैक्टिस करता हूं, मेरे पास भी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है दादा, बट बस अपने को टाइम परमिट नहीं करता है, इसके लिए अपन किसी का काम लेते नहीं है। बट अदरवाइज हर्षद जाजू इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपको अगर पता नहीं होगा तो मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, इट्स बीइंग 8 इयर्स आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, शुरुआत के करियर के शुरुआत के 5 साल बहुत अच्छा खासा प्रैक्टिस करा है, बट सिंस टीचिंग में क्या बोलते टाइम ज्यादा डिवोट करना पड़ा, उसके वजह से आई हैव कट डाउन माय प्रैक्टिस एंड नाउ आई एम व्हाट इनटू टीचिंग। बट आज भी अपने पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, ठीक है ना? सरेंडर कर दिया तो भी वापस ले सकते हैं, वापस लेने के बाद सरेंडर कर सकते हैं, आपको जैसा खेलने का आप वैसा खेल सकते हैं। मेरे माई बाप ये पढ़ान दो यार, तुम तो सीए फाइनल के क्वेरी लेके आ गए इधर, तो अरे कंट्रोल बेबी, है ना? ओके,
सो अब यहां पे अपन बातचीत करते हैं अबाउट व्हाट सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स, ठीक है ना, सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स की बात करते हैं। सो यहां पे अपन क्या कहते हैं, सीलिंग कितना लगाया गया है, एक एक स्टेप बाय स्टेप, नॉट मोर देन 20 कंपनीज। मतलब आप डिस्क्वालिफाइड कब हो जाओगे, मतलब जैसे ही आप मोर देन 20 कंपनीज, तो 21st कंपनी के लिए बॉस आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। तो आपके ऊपर लिमिट कितने कंपनीज का लगा हुआ है, आपके ऊपर लिमिट कितने कंपनीज का लगा हुआ है, आपके ऊपर लिमिट लगा हुआ है ऑफ 20 कंपनीज का। 21st कंपनी के लिए आप क्या हो जाओगे, 21st कंपनी के लिए यू विल बी व्हाट, डिस्क्वालिफाइड। सो कंपनीज एक्ट में डिस्क्वालिफिकेशन क्या कहता है, कंपनीज एक्ट में डिस्क्वालिफिकेशन क्या कहता है, सो यू विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर 21st कंपनी। तो सीलिंग कितना लगा हुआ है, तो सीलिंग लगा हुआ है ऑफ व्हाट, तो सीलिंग इज ऑफ व्हाट, 20 कंपनी ऑडिट। सीलिंग कितने कंपनीज का लगा हुआ है, ऑफ 20 कंपनी ऑडिट्स। आई बात समझ में आपको, इट इज ऑफ 20 कंपनी ऑडिट्स। आई बात समझ में आपको, दैट इज व्हाट वी से ओवर हियर, दैट इज auditor will be disqualified, auditor will be disqualified for 21st कंपनी। ऑडिटर साहब क्या हो जाएंगे, ऑडिटर विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर व्हाट, 21st कंपनी। ऑडिटर विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर 21st कंपनी। आई बात समझ में। तो सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स कितना लगाया गया है, तो सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट इज 20 कंपनी ऑडिट्स, ही विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर 21st कंपनी। पॉइंट नंबर 1, स्टेप बाय स्टेप बच्चों, आगे का मत सोचो, चिल रिलैक्स, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। देखो जब अपने सामने थाली आती है तो अपन सारा खाना एक साथ नहीं खाते हैं, हम लोग एक एक निवाला, एक एक चीज हम लोग टेस्ट ले लेके खाते हैं, तभी जाके उसका स्वाद, उसका मजा, उसका आनंद एक नेक्स्ट लेवल पे आता है। तो भाई साहब जरा कंट्रोल, एक एक चीज पढ़ाऊंगा धीरे धीरे ब्रेक डाउन करके, एक एक चीज। पहले इतना पार्ट समझ में आया क्या, सो सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स, सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स कितना है, 20 कंपनी ऑडिट्स का सीलिंग है। इसका मतलब यह हुआ कि 21st कंपनी के लिए, इसका मतलब यह हुआ कि 21st कंपनी के लिए ऑडिटर विल बी व्हाट, डिस्क्वालिफाइड। 21st कंपनी के लिए, 21st कंपनी के लिए ऑडिटर विल बी व्हाट, डिस्क्वालिफाइड। ओवर, परफेक्ट, एब्सोल्युटली यस सर। अब उसके बाद दोबारा से हम लोग उस प्रोविजन पे आते हैं और क्या कहता है, a person or a partner of a firm, a person or a partner of a firm, you guys have to stay with me, right, a person or a partner of a firm holding appointment as its auditor barabar of more than 20 companies is disqualified. So what I want to ask right now, what I want to ask the question right now to you guys is, after reading this particular paragraph you have to tell me, ये जो लिमिट लगाया गया है दोस्तों, ये जो लिमिट लगाया गया है बच्चा, ये पर पर्सन है लिमिट, क्या ये पर फर्म है, ये लिमिट कैसा लगाया गया है, हाउ द लिमिट इज प्लेस्ड ओवर हियर, इज इट पर पर्सन और इज इट पर फर्म, ये कैसा लिमिट लगाया गया है। मतलब मैं आपको अगर मैं बताऊं तो मान लो ए बी और सी ये तीन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इन्होंने एक फर्म बनाया ए बी बी सी सी ए एंड ए बी सी। तो ये अलग अलग इन्होंने क्या कर दिए, फर्म्स बना दिए। तो वो इधर 20, इधर 20, इधर 20, इधर 40, इधर 40, 40, यहाँ पे 60। तो भाई साहब कितने हो गए, 60, 40, 100, 140, 180 एंड 240। 240 ऑडिट सर, 240 ऑडिट्स, एकदम सिंपल। ओ माय गॉड, एकदम सिंपल सर। सीलिंग लगाया गया है ना सर, सीलिंग इज देयर सर, सीलिंग इज देयर, ओके यस। सो अगर मेरी एक फर्म है तो उसमें 20, दूसरे फर्म में 20, तीसरे फर्म में 20, ए भी अलग फर्म, उसमें 20, 40, इसमें 40, इसमें 40, ऐसा है। हाउ द सीलिंग इज, हाउ डज इट वर्क इज द क्वेश्चन ओवर हियर। ये सीलिंग कैसा है मित्रों, हाउ इज दिस सीलिंग, पर पर्सन और पर फर्म, ये सीलिंग कैसा है, ये सीलिंग कैसा है बताओ जरा। तो यहां पे आप समझिए बात को,
यहां पे जो ये सीलिंग लगती है ये पर पर्सन लगता है एंड नॉट पर फर्म। क्योंकि आप अभी यहां पे अगर बारीकी से पढ़ेंगे तो यहां पे रिस्ट्रिक्शन किसको लगाया है, अ पर्सन या तो उस पार्टनर ऑफ अ फर्म, मतलब फिर भी अपन बात कर रहे उस अकेले व्यक्ति की ही बात कर रहे मित्रों, समझ रहे बात को। पार्टनर ऑफ अ फर्म लिखा है, फर्म है बट वो फर्म के लिए नहीं बोल रहा है, फर्म के पार्टनर के लिए बोल रहा है। हाँ हाँ हाँ, यस सर। तो यहां पे जो सीलिंग लगाया गया है ये सीलिंग किसके लिए है, द सीलिंग इज पर पर्सन एंड नॉट पर फर्म। तो ऐसा आप करोगे तो भाई साहब ऐसा चलेगा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आई बात समझ में आपको, बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ गया, वेरी गुड। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कि ही कैन डू ओनली 20 ऑडिट्स, he can do 20 audits irrespective of number of firms he she, अभी हीच लिखता हूं, लड़कियां इमोशनल मत होना, नंबर ऑफ फर्म्स ही इज पार्टनर इन। मतलब अपने को फर्क नहीं पड़ता है, अपने को फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितने फर्म में पार्टनर है। ऑन हिज ओन अकाउंट ही कैन डू ओनली 20 कंपनी ऑडिट्स। आई बात समझ में आपको, ही कैन डू ओनली वॉट 20 कंपनी ऑडिट्स ऑन हिज ओन अकाउंट। मतलब अब मान लो मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए आप समझने की कोशिश कीजिए, मिस्टर ए आप समझो बात को, वेरी गुड, जनरल क्लॉजेज एक्ट पढ़ के आए हो, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू गाइस। तो अब आप ध्यान से सुनिए, समझिए, मिस्टर ए जो है दोस्तों, मिस्टर ए इज पार्टनर इन ए बी, एबीसी। तो अब ऐसा नहीं है कि वो ए में 20, ए बी में 20, सी ए में 20 और एबीसी में 20 ना, मतलब भले ही वो चारों फर्म में पार्टनर है, चारों फर्म में मिला के वो 20 कर सकता है ऑन हिज ओन अकाउंट। आई बात समझ में, मतलब अगर उसने ए में अगर 5 किए हैं तो वो ए बी के अंदर और मान लो कितने कर रहा है, 3 कर रहा है, और वो सीए के अंदर, सीए फर्म के अंदर उधर वो 2 कर रहा है, तो एबीसी में वो 10 कर सकता है। मतलब आप समझिए कुल मिला के वो सिर्फ कितने कर सकता है साहब, तो कुल मिला के ही कैन डू ओनली 20 कंपनी ऑडिट्स ऑन हिज ओन अकाउंट। आई बात समझ में आपको, ही कैन डू 20 कंपनी ऑडिट्स ऑन हिज ओन अकाउंट। आर वी गुड, आर वी गुड, यस सर। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं, अब यहां से आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, पूरा का पूरा प्रोविजन मुझे आपको सिर्फ रीड करके पढ़ा के, देखो मेरा काम बहुत आसान होता है, यहां पे मैं सिर्फ आपको बोलता बच्चों 20 लिमिट है, ऐसा ऐसा है करके, मेरे को पूरा प्रोविजन को ब्रेक डाउन करके आपके सामने उसको प्रेजेंट करना है, ताकि फिर किसी भी एरिया से रिलेटेड, किसी भी एंगल से रिलेटेड आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट इट। तो आराम से स्टेप बाय स्टेप चलो, कोई कोई घाई मत करो, है ना, एकदम रिलैक्स, अपना बहुत टाइम है यार, अभी तो क्लास शुरू ही है अपनी। ओके, ओके बॉस। सो यहां तक अपन ने ब्रेकडाउन जो किया है वो सीलिंग और नंबर ऑफ ऑडिट्स का ये हुआ है। अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि 20 कंपनी ऑडिट्स लगेगा सर, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये पर पर्सन है एंड नॉट पर फर्म की बात है। अब यहां पे अब आप समझिए बात को, अब चलिए आपको एक है ना केस दे ही देते हैं, बहुत चालू है आपका दिमाग, फ्यूचर में बहुत दौड़ रहा है, तो चलिए अभी अपन डिस्कस कर ही लेते हैं उसको। अब देखो यहां पे जो है ना, अब आप समझिए बात को, दिस इज फाइनेंशियल ईयर 1 जो अभी चालू है अपना, यह क्या है, दिस इज फाइनेंशियल ईयर 1 एंड दिस इज फाइनेंशियल ईयर 2। ओके, ओके सर। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, अब आप समझने की कोशिश कीजिए, ई सर जी फाइनेंशियल ईयर 1 है और ये फाइनेंशियल ईयर 2 है, और अभी अपन जो काम कर रहे हैं, अभी अपन जो काम कर रहे हैं वो है फाइनेंशियल ईयर 1 का, ठीक है। तो यहां पे अभी मेरे पास ऑलरेडी 20 कंपनीज है मेरे पास, ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल ईयर 1 अभी है मेरे पास,
मेरे पास ये 20 कंपनी ऑडिट्स फाइनेंशियल ईयर 1 के अभी है मेरे पास, एट दिस वेरी मोमेंट है अपने पास। आई बात समझ में आपको? अब हुआ यू, ए मेरा बेबी ध्यान से सुनना समझना एकदम अच्छे से, नजर हटी दुर्घटना घटी। हुआ यू कि अभी मेरे पास एक क्लाइंट आया और वो मुझे ऑडिटर अपॉइंट करना चाहता है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2। वाओ सर, मतलब आप कितने डिमांड में हो भाई साहब। अभी क्या हुआ, अभी एट दिस वेरी मोमेंट यहां पे एक क्लाइंट आता है और वो क्लाइंट बोलता है सर सर सर, हम आपको हमारा ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 2। अब आप समझिए मेरे पास फाइनेंशियल ईयर 2 का एक भी ऑडिट नहीं है, मेरे पास फाइनेंशियल ईयर 2 का एक भी ऑडिट नहीं है। जो भी ऑडिट्स थे, जो भी 20 ऑडिट्स थे ना मेरे पास, ए बेबी, जो भी मेरे पास 20 ऑडिट्स थे, दोस 20 ऑडिट्स बिलोंग टू विच फाइनेंशियल ईयर? सर दोस 20 ऑडिट्स बिलोंग टू फाइनेंशियल ईयर 1। मेरे पास जो है ना दोस्तों, वो फाइनेंशियल ईयर 2 का एक भी ऑडिट नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो सवाल ये आता है दोस्तों, सवाल ये आता है कि क्या ये जो अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो कि मैं हूं यहां पे, क्या मैं ये अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर सकता हूं या एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं? एम आई क्वालिफाइड और एम आई डिस्क्वालिफाइड इज द क्वेश्चन ओवर हियर। चालू हो गया ना अपना गेम फिर से, क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड वाला। रोज आने का, रोज प्रवचन सुनने का, रोज बोलने का क्वालिफाइड है कि डिस्क्वालिफाइड है, रोज अपना आंसर गलत है वो चेक करके निराश होने का और जाने का। सर यही लाइफ हो गई है। चलिए बोलिए, क्वालिफाइड है कि डिस्क्वालिफाइड है? क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड? तो यहां पे आंसर क्या होगा? यहां पे आंसर होने के लिए आपको प्रोविजन में आना पड़ता है, ऐसा आंसर नहीं देने का। अभी आपको आदत होनी चाहिए। आप हर्षद सर के साथ अगर ऑडिट पढ़ रहे हो तो ऐसा हवे में अपने भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए, सर मेरे को लगता है ऐसा, मेरे को लगता है करते करते ना एग्जाम में वाट लगता है फिर, है ना? तो ऐसा सर मेरे को लग रहा है, एग्जाम में वाट लग रहा है फिर। अपने को अपने इमोशंस पे काबू रखने का है और अपने को लॉ में क्या लिखा हुआ है, कानून में क्या लिखा हुआ है, उसके ऊपर अपन ने फोकस करने का है, इमोशंस पे काम नहीं करने का है। तो यहां पे आप अगर बारीकी से पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन और अ पार्टनर ऑफ अ फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज इट्स ऑडिटर इफ सच पर्सन और पार्टनर इज एट द डेट ऑफ सच अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट। क्या बोला रे बेबी, क्या बोला है यहां पे? आप पढ़ो तभी देश आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा इंडिया तब बढ़ेगा इंडिया। और तुम पढ़ेंगे नहीं तो कैसा चलेगा रे दादा? आप समझिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखो झुमा के दिखाया आपको, एकदम एकदम नेक्स्ट लेवल। सो एट द डेट ऑफ सच अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। भाई साहब हेलो पंकज, काय का क्वालिफाइड विन, येड़ा हो गया क्या तू? हाँ, आप समझने की कोशिश करो क्या लिखा है यहां पे, एज ऑन द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट। आपके पास फाइनेंशियल ईयर 1 का कितना है, फाइनेंशियल ईयर 2 का कितना है, मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो एक ही चीज कि जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है, जिस दिन आपको नियुक्त किया जा रहा है, जिस दिन आपको चुना जा रहा है, उस दिन पे आपके पास कितने अपॉइंटमेंट्स है, वो आपको देखना बहुत जरूरी है, वो बहुत अनिवार्य है देखना। आई बात समझ में आपको? सो यहां पे द सीलिंग इज टू बी सीन, क्या बोलते हैं यहां पे, द सीलिंग इज टू बी सीन एज ऑन द डेट ऑफ, एज ऑन द डेट ऑफ। मजा आया कि नहीं आया? ऐसा पढ़ने का रे तब मजा आता है। एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। सो दिस सीलिंग इज टू बी सीन, दिस सीलिंग इज टू बी सीन एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। आर वी गुड? आर वी गुड गाइस? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, टेल मी। बहुत एकदम सिस्टमैटिकली चलना है अपने को।
पूरा का पूरा प्रोविजन देखो, एक टेक्स्ट दिया था, मैं आपके साथ क्या कर रहा हूं, वो उसको मैं आपको पूरा पूरा उसका एनालिसिस, उसका पूरा ब्रेकअप करके दे रहा हूं मैं, ठीक है ना? हाँ जी। सो अब आप समझिए बात को, क्या हुआ यहां पे, क्या हुआ कि बॉस, आपको देखना है सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स, वो है 20 पर पर्सन टू बी सीन एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। आई बात समझ में आपको? एकदम सही है, परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं यहां से। अब हुआ यूं दोस्तों कि जब ओरिजिनली ये कानून जब बनाया गया था ना, ये कानून जब बनाया गया था ना ओरिजिनली, तो ये इतना जो ये बॉक्स है ना दोस्तों, ये यहां तक सीमित रखा गया था। इतना था, इत्तू सच, इत्तू सच था, इत्तू सच था। ओरिजिनली, ओरिजिनली जब ये कानून बना गया था, कानून इतना ही था, ये डिस्क्वालिफिकेशन इतना ही था। फिर दिल में उठा दर्द करारा। अरे सर क्या हो गया एकदम से अचानक से? अरे हाँ ना, अरे आपको पता है इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की संख्या कितनी है, बराबर के नहीं? तो जरा एक बार अपन चेक कर लेते, गूगल पे मिलता है कि नहीं मिलता है। नंबर ऑफ सीए इन इंडिया 2021। तो क्या है बॉस, यहां पे अपने को दिखता है एज ऑन अप्रैल 2019। देखो यहां पे, एज ऑन अप्रैल 2019 the institute has 2,91,698 members, out of which 1,92,857 are associates and 98,841 are fellows, बराबर के नहीं? तो अब आप समझने की कोशिश कीजिए, यहां पे अगर अपन देखें तो 2,91,000 कितने, सिर्फ और सिर्फ कितने, 2,91,698 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है बॉस, मतलब लगभग रफली 3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मान के चलो। अपने देश में ओनली 3 लाख, अपनी अपनी संख्या, अपनी प्रजाति की संख्या कितनी है? ओनली 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए क्या, 3 लाख लोग। और उसमें से अब आप समझने की कोशिश करो मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदो, 3 लाख में से सारे के सारे प्रैक्टिस कर रहे। अब जैसे मैं तो देखो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, बट फिर भी सर प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, क्लाइंट आ रहा है मना कर रहा हूं, भाई नहीं टाइम मेरे को पढ़ाने का है बच्चों को, टाइम ही नहीं है मेरे पास। ऐसे बहुत लोग हैं। तो प्रैक्टिस मतलब कोई सिर्फ सीए है बट प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, सीए है बट कुछ दूसरा बिजनेस कर रहा है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर बॉस। अब ऐसा तो वो संख्या बहुत कम है, बराबर के नहीं? अपना परसेंटेज बहुत कम है, माइनॉरिटी में आ गया अपनी कास्ट, तो सीए की कास्ट माइनॉरिटी में आ गए बाबू। फिर भी रिजर्वेशन नहीं है, प्योर टैलेंट पे अपना पूरा ये गेम। वाओ सर, अमेजिंग। अब उसके बाद अपन क्या करते हैं, और एक क्वेश्चन गूगल बाबा से पूछते हैं। नंबर ऑफ कंपनीज, नंबर ऑफ कंपनीज इन इंडिया। तो अब मेरा बच्चा, एज ऑन सितंबर 1.26 मिलियन कंपनीज। बहुत ही आराम से पढ़ना है, एकदम आराम से फोकस करना। कितने कंपनीज है? 1.26 मिलियन कंपनीज, मतलब कितने हो गए रे? कितने हो गए मतलब 1.26 मिलियन? इसका नंबर कितने लाख, कितने करोड़, कितना, क्या जरा कोई बता सकता है क्या? कोई बता सकता है कितने हो गए ये? 12 लाख, 10 लाख, क्या बोल रहे हो भाई? 12,60,000, बराबर के नहीं? अब आप समझिए बात को, आप समझिए बात को कि 12 लाख एज ऑन सितंबर देयर वर ओवर 1.26 मिलियन, आउट ऑफ दिस 1.24 मिलियन वर लिस्टेड इंडिया नंबर ऑफ एक्टिव रजिस्टर्ड कंपनीज। जरा देखते हैं, है ना? ये डेटा सही है क्या? अपन एमसीए के साइट पे देखते हैं जरा, हाउ मेनी कंपनीज आर देयर इन इंडिया। हाँ, द आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ 17 का कुछ अलग अलग दिख रहा है अपने को, थोड़ा अच्छा दिखते हैं डेटा।
अकॉर्डिंग टू कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, महाराष्ट्र हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपनीज फॉलोड बाय दिल्ली। अरे अपने को इंडिया का चाहिए रे। हाँ, अबाउट 17.79 लाख कंपनीज आर रजिस्टर्ड इन इंडिया। अब अपने को ये 3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है, अब 3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है, उन 3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में सारे के सारे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो नहीं है, बराबर। कोई रिटायर हो गए, कोई डेथ हो गया किसी का, बराबर, कोई मेरे जैसे है। तो भाई साहब आप समझने की कोशिश करो क्या होता है। अब इतनी सारे कंपनीज, बराबर, इतनी सारे कंपनीज और इतने से चार्टर्ड अकाउंटेंट, इतने सारे कंपनीज और इतने से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बहुत नाइंसाफी है। अरे लगभग आप समझने की कोशिश करो कि प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगर अपन देखे तो मतलब हार्डली 80-90 हजार। अभी अपन वो भी सर्च कर लेते एक डेटा आईसीआई के वेबसाइट पे, जरा देखते हैं। मतलब आज थोड़ा हो जाने दो कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन लाया गया है आखिर क्यों। नंबर ऑफ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया, ये देखो, ये देखो, only 1.25 lakh members are in full time practice, that makes approx 44% of the total strength। गजब है यार। मतलब सिर्फ 1.25 लाख, 3 लाख में के सिर्फ 1.25 लाख क्या कर रहे हैं दोस्तों। सिर्फ 1.25 लाख मेंबर्स आर फुल टाइम प्रैक्टिस। अब इसमें मेरा भी नंबर आया है, इसमें मैं भी है इसके अंदर, बट मैं अभी कंपनी का काम कर रहा है क्या, मैं नहीं। तो इसीलिए भाई साहब अपना डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है डिमांड। अब 1.25 इंटू 20 करेगा मैं, सो 1.25 लैक्स ना, 1,25,000 इंटू 20, तो भाई सिर्फ 25 लाख कंपनीज का ही ऑडिट हो सकता है। इस सीलिंग को मद्देनजर रखते हुए, इस सीलिंग को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ 25 लाख कंपनीज का काम हो सकता है। और अभी अपने पास सारे के सारे तो एक्टिवली काम नहीं करते हैं, तो लगभग 20 लाख कंपनीज का ऑडिट हो जाएगा। और लगभग अपने पास उतने ही कंपनीज है, तो 20-25 लाख कंपनीज का ऑडिट होगा, उतने ही लगभग कंपनीज है। तो बहुत मारामारी है यार, बहुत नाइंसाफी है। और फिर उसके बाद क्या है, अपन ऐसे वैसे किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को थोड़ी देंगे। ऐसे वैसे मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट सारे कॉम्पिटेंट है, होशियार है, बट आप सोचो मैं नया नया सीए बना, लगेज लोग थोड़ी मेरे पास आएंगे लाइन लगा के कि अरे देखो देखो नया नया सीए आ गया, चलो इसको काम दे दो। अरे सीए को ढूंढना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत डिमांड है अपनी। इतने सारे कंपनीज और इतने से प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बहुत नाइंसाफी। और ऐसा सीलिंग लगा दिया, ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन आ गया, तो भाई साहब कंपनीज के लिए बहुत दिक्कत वाला काम हो गया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ढूंढने के लिए। तो अब इस मसले को सॉल्व करने के लिए, इस दुविधा को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ, यहां पे कंपनीज एक्ट में आ गया एक अमेंडमेंट, बराबर के नहीं। और वो अमेंडमेंट में क्या आया, एक्सेप्शन आया, एक्सेप्शन लाया गया और कहा कि आप समझिए बात को। एक्सेप्शन में क्या लाया गया कि कुछ कंपनीज को हम लोग इस 20 के सीलिंग में से हटा देंगे, कुछ कंपनीज को हम लोग इस सीलिंग में से हटा देंगे। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप समझो सीएस की डिमांड सही में बहुत ज्यादा है। अगर आप अभी मतलब अभी अभी बात छिड़ी ही है, डिमांड और सप्लाई की बात हुई ही है, तो मैं आपको बस एक बता दूं बात को, गौर फरमाना इसके ऊपर। वॉट एवर लाइफ यू आर लिविंग राइट नाउ, वॉट एवर फाइनेंशियल ट्रबल्स, वॉट एवर इमोशनल ट्रॉमा यू मे बी गोइंग थ्रू राइट नाउ, sir, you are not able to enjoy your life, you are not able to fulfill your dreams, सर फाइनेंशियल क्रंच है, उसके लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस कर रहा हूं, ट्रस्ट मी। सिर्फ ये 2-3 साल बच्चा बहुत अनशंट मेहनत कर, अनशंट मेहनत कर, एकदम पूरा ईमानदारी से, बी लॉयल टू योर सेल्फ, अपने आप से ईमानदार रहो और क्वालिफाई हो जाओ। once you are qualified, you can see the demand, you can see how much is the supply, sooner तो कुछ नहीं होगा, बट लेटर डेफिनेटली होगा, बराबर के नहीं, बट नॉट इमीडिएटली, डेफिनेटली इट विल हैपन लेटर समटाइम। आई बात समझ में आपको। उसके बाद जो आप जिंदगी जियोगे ना,
मतलब ये ऐसा सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि जो घर वाले बोलते थे बेटा 10th पास हो जा, उसके बाद बहुत मजे ही मजे हैं, फिर उसके बाद 10th में आने के बाद बेटा 12th पास हो जा, उसके बाद मजे ही मजे हैं, फिर अभी हर्षद सर यहां पे बोल रहे हैं बेटा सीए बन जा, उसके बाद मजे ही मजे नहीं, एक्चुअली मजे, बिकॉज आप समझिए 21-22 साल की उम्र में आप सीए हो, मतलब आप एक यंग एज में आप सीए बन गए हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है एक्सप्लोर करने के लिए, कि आप प्रैक्टिस करना चाहते हो उसमें हाथ ट्राई कीजिए, आप जॉब करना चाहते हो उसमें ट्राई कीजिए, आप बिजनेस करना चाहते हो उसमें ट्राई कीजिए, आप पढ़ाना चाहते हो आप पढ़ाइए, फिर उसके बाद 2-3 साल आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके आपको क्या अच्छा लगता है, क्या चीज आप कर सकते हो, किसमें आपको अच्छा पैसा मिल रहा है, फिर उसके बाद आप उसको आपका करियर आपका पैशन बना के आप उसमें काम कीजिए। एंड ट्रस्ट मी, मिनिमम 50-60 हजार, मैं बहुत कम बोल रहा हूं बट मिनिमम 50 से 60 हजार महीना आप यू कमा लोगे, बराबर की, दैट इज द वैल्यू ऑफ द डिग्री। सो वॉट एवर ट्रबल्स यू आर फेसिंग राइट नाउ, मार्क माई वर्ड्स, इट विल ऑल बी वर्थ इट। 3 साल बाद ये वीडियो खोलना और देखना और कमेंट करना कि यस सर आपने सही बोला था, आज मैं बहुत अच्छे पोस्ट पे हूं, ऑल थैंक्स टू यू। बता रहा हूं, बस मेहनत करो, मेहनत से मत डरो, ठीक है ना? ओके। और रिमेंबर, 50 हजार अगर एक महीने का मैं पकड़ रहा हूं तो आपका, अगर एक अटेम्प्ट गया तो आपका 3 लाख रुपए का नुकसान है। 50,000 इंटू 6 मंथ्स, 3 लाख रुपए का आपका नुकसान है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो इफ यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर लूजिंग योर 3 लाख रुपीज, एंड दैट इज अ वेरी हैवी कॉस्ट यू पे टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। रिमेंबर, सो ईमानदार रहना और पढ़ाई करना। ओके, इनफ ऑफ दैट एंड लेट्स कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन। तो एक्सेप्शन लाया गया यहां पे और कहते हैं कि भाई साहब कंपनीज बहुत ही ज्यादा है और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत ही कम है, तो भाई साहब कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, बराबर कि नहीं? अरे और ये तो सिर्फ है ना कंपनी ऑडिट का है, टैक्स ऑडिट बाकी है, जीएसटी ऑडिट बाकी है, गवर्नमेंट कंपनीज का, अरे पर बहुत बहुत स्कोप है यार, चिल बेबी, बहुत बहुत पैसा आएगा आगे, फुर्सत नहीं मिलेगी, इतना पैसा होगा कि कहां खर्चा करूं, यहां करूं वहां करूं, फुर्सत नहीं होगी आपके पास। ड्रीम बिग, थिंक बिग, थिंग्स विल हैपन। हम्म, आई एम वन ऑफ द लाइव एग्जाम्पल। आपको पता ही होगा, मेरे बाबूजी के पास हमारी स्कूल फीस भरने के पैसे नहीं थे। हाँ? वो एक दिन है और आज का एक दिन है। सीए मेड ऑल इट हैपन। सो रिमेंबर दैट, आप भी अगर कोई भी ट्रबल से गुजर रहे हो, थिंग्स विल बी डिफरेंट, लाइफ 360 डिग्री चेंज होगा, बराबर? बस ईमानदार रहना, जो भी काम करोगे ना ईमानदार रहना, पढ़ाई कर रहे हो ईमानदार रहो, मैं पढ़ा रहा हूं ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं, एग्जैक्टली हर चीज आपने ईमानदारी से करनी है, ईमानदारी से करनी है, बराबर? सक्सेस विल बी योर्स डेफिनेटली इन फ्यूचर, इमीडिएटली नहीं तो। ओके, सो एक्सेप्शंस में यहां पे कुछ कंपनीज डाल दिया टू मैच दिस बैलेंस। ये बैलेंस को मैच करने के लिए कुछ एक्सेप्शंस में आए हैं, बराबर के नहीं? तो यहां पे कौन से कंपनीज को सरकार बोलती है कि यार चलो ठीक है यार, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत कम है, बहुत दिक्कत वाला काम है यहां पे। सो यहां पे आई कौन सी? 1% कंपनी, बोलते हैं बहुत छोटी कंपनी, अकेला व्यक्ति है यार, अभी इसको काहे सीलिंग में जोड़ना है, वैसे भी इसका क्या ही वॉल्यूम ऑफ बिजनेस होना है यार इसका, चल यार इसको 20 के सीलिंग में मत गिनो, इसको हटा दो, हटा दो इसको, हटा दो इसको। सो 20 के सीलिंग में से इसको हटा दो। कौन सी कंपनी को? 1% कंपनी को। अकेला व्यक्ति है बेचारा, क्या ही धंधा कर लेगा, इतना कुछ क्वांटम नहीं होगा, हो जाएगा इसका चेकिंग वेकिंग सब एकदम, चलो हटा दो इसको, बराबर। सेकंड, सेकंड पॉइंट जो है इसके अंदर क्या लाया गया, तो यहां पे अपन बोलते हैं स्मॉल कंपनी। अरे फिर भी मतलब 1% कंपनी जो छोटा है, वैसा स्मॉल कंपनी भी छोटा है रे बाबा, तो कोई टेंशन नहीं है, छोटू सा है तो मोटू सा है, निकाल दो इसको भी, बराबर की नहीं? फिर उसके बाद बात करते हैं बॉस डोरमेंट कंपनी का। और डोरमेंट मतलब क्या है पता है ना आपको? डोरमेंट मतलब खाली कंपनी है, कुछ काम धंधा नहीं उस कंपनी के अंदर, सिर्फ बना के रखा है उसके अंदर पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट जो भी रजिस्टर करके रखा है, और उस कंपनी के अंदर कोई एक्टिवली कुछ बिजनेस तो हो नहीं रहा है। तो भाई साहब उस कंपनी को जबरदस्ती काहे सीलिंग में जोड़ना है, चलो हटा दो यार उसको। तो 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, आप समझने की कोशिश करो, आप उसको हटा दिया गया है, उसको हटा दिया है, आई बात समझ में आपको? फिर उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया सी कंपनी है, एक है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन 100 करोड़। मतलब आप समझिए, अगर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से नीचे है,
उनका भी ऑडिट सीलिंग में नहीं गिरेंगे अपन। तो ये फिर अब क्या हो गया, थोड़ा बढ़िया काम हो गया, बराबर के नहीं, एकदम सही है ना। सो इन कंपनीज को हम लोग ने क्या बोल दिया कि इनको है ना हटा दो यार सीलिंग से, बराबर के नहीं। तो यहां पे इन कंपनीज को हम लोग ने क्या बोल दिया, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। आई बात समझ में आपको। सो इन कंपनीज को बॉस अपन ने क्या कर दिया दोस्तों, इन कंपनीज को अपन ने सीलिंग ऑफ नंबर ऑफ ऑडिट्स में से हटा दिया। तो ये क्या हो गया, ये एक पार्ट में अमेंडमेंट आ गया, बराबर के नहीं, ये एक पार्ट में अमेंडमेंट आ गया यहां पे। तो यहां पे आप देखोगे कि सीलिंग में यहां पे फोकस किसके ऊपर है, पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, क्योंकि पब्लिक एट लार्ज इज इन्वॉल्व, तो बहुत सीलिंग लगाना बहुत जरूरी है। और जो प्राइवेट कंपनी 100 करोड़ के ऊपर का पेड अप शेयर कैपिटल है, मतलब इसका क्वांटम भी बहुत ज्यादा है, तो दोस्त उसको भी इन्वॉल्व करना है। बट फिर एक सवाल आता है, सर ये ऐसा फालतूगिरी कायको चल रहा है, ये सीलिंग बिलिंग का कायको ये नौटंकी चालू है सर। आप समझिए, अपने काम में क्वालिटी होना भी बहुत जरूरी है। What is important that the chartered accountant's work what he performs should have what the quality as well. अगर अनशन सिर्फ काम लेते जाए क्योंकि अपने को पैसा मिलने वाला है, क्या क्वालिटी डिलीवर कर सकते हैं क्या अपन? एब्सोल्युटली नो सर। तो अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो आप समझने की कोशिश कीजिए, क्वालिटी चाहिए तो आप में एक लिमिट में, एक दायरे में रहते हुए आपने एक काम करना है। So that is what is the aim of this particular disqualification. So to bring out the quality, and whatever services you provide should be of the best quality, because public at large is dependent upon the opinion what you give. आई बात समझ में आपको? तो ये एक्सेप्शन आया, बट अब इस एक्सेप्शन में और एक ट्विस्ट आ गया। अब इस एक्सेप्शन में और एक ट्विस्ट आया। यहां तक क्लियर है क्या? पूरा जो वो प्रोविजन है, देखो इत्तुसा जो प्रोविजन था ना दोस्त, इत्तुसा जो प्रोविजन था, इत्तुसा, उसको अपन ने बहुत ही अच्छा ब्रेकअप करके बहुत ही डिटेल में, विस्तार में उसको अपन समझ रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। सो अब क्या हुआ, एक्सेप्शन में कौन सी कंपनीज आ गई, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़। अब यहां पे और एक अमेंडमेंट आया, मतलब दिस वाज द ओरिजिनल, दिस वाज द ओजी, दिस वाज द अमेंडमेंट नंबर 1, एंड फिर इसमें और एक अमेंडमेंट आया। और अब इसमें अमेंडमेंट क्या आया, इसमें अमेंडमेंट क्या आया कि वो बोलता है कि जो ये कंपनीज को आप एक्सक्लूड कर रहे थे ना सीलिंग में, जो ये कंपनीज को आप एक्सक्लूड कर रहे थे ना सीलिंग में, अब बॉस आप उन्हें इंक्लूड कीजिए, आप इन्हें इंक्लूड, अरे सर चक्कर आ रहा है, रुको आराम से, आपने उन्हें इंक्लूड करना है। अगर कंडीशन है इंक्लूड इफ, क्या कहता है, दे डू नॉट कंप्लाई, दे डू नॉट कंप्लाई विथ 2 सेक्शंस। वो कौन से 2 सेक्शंस को कंप्लाई नहीं करते हैं तो इंक्लूड करेंगे? तो वो कहता है अगर वो सेक्शन नंबर 92 एंड सेक्शन नंबर 137, जिसमें आपको आपके एनुअल रिटर्न्स और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रजिस्ट्रार के पास आपको फाइल करने होते हैं ना, तो बॉस अगर आप रजिस्ट्रार के पास जो ये आपका एनुअल रिटर्न का फाइलिंग वाला काम नहीं करते हो, तो बॉस हम चाहते हैं कि इनका भी काम अच्छे क्वालिटी का हो, और इसमें अपन कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तो इसके लिए इनको फिर क्या करेंगे, फिर बॉस इनको अपन सीलिंग में क्या कर देंगे दोस्तों, इनको अपन सीलिंग में इंक्लूड कर देंगे। सो बॉस यहां पे दिस कम्स व्हाट, दिस कम्स द थर्ड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो ऐसे 3 बॉक्सेस में ये 3 अमेंडमेंट्स और ये पूरा प्रोविजन आपका बनता है यहां पे, बराबर। सो इनको जो एक्सक्लूड करे गए हैं, जो एक्सक्लूड करे गए हैं उनको इंक्लूड कब करने का बताओ, जो एक्सक्लूड करे गए हैं उनको कब इंक्लूड करने का, तभी इंक्लूड करने का जब वो 92 और 137 को फॉलो नहीं करते हैं तब। अगर वो 192 और 137 को फॉलो करते हैं तो रहने दो उन्हें एक्सेप्शन में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो आपको उन्हें 20 के सीलिंग में आपने उसे गिनना है, आपको उसे काउंट करना पड़ेगा। दैट्स इट माय लॉर्ड। यहां पे आप अगर देखोगे, समझोगे, तो ये जो अपना 7th डिस्क्वालिफिकेशन जो था, जी वाला पॉइंट अपने लिए, उसको एकदम मस्त विस्तार में बहुत ही सुंदर तरीके से उसका ब्रेकअप करके उसका एक चार्ट और समरी बना दिया है विथ ऑल द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो अब आपको कोई भी पॉइंट, किसी भी चीज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ गया तो आपके पास इसका ब्रेकअप, आपके पास इसका डिटेल्ड एनालिसिस आपके पास रेडी है, नथिंग टू वरी। अब आपको प्रोविजन भी बहुत इजीली याद हो गया। सो क्या कहते हैं यहां पे, व्हेन इज दैट पर्टिकुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट डिस्क्वालिफाइड, एक तो नंबर 1 अगर वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है कहीं और। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है
कि सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स, तो सीलिंग कितना है? इट इज 20 कंपनी ऑडिट्स पर पर्सन टू बी सीन एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, विच कंपनीज आर नॉट इंक्लूडेड, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विथ पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 crores, but these companies will be included when they do not comply with provisions of section number 92 and 137. That's it, finish, खलास, खत्म, over. सही है ना? 92 एंड 137। अरे लाला थोड़ा किताब में पढ़ना है बाबू। फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आता है 137 में, और एनुअल रिटर्न्स को फाइल करना रजिस्ट्रार के पास ये आता है सेक्शन नंबर 92 में। आई बात समझ में आपको? क्लियर है एकदम? तो बस ये सीलिंग में किसको गिनना है किसको नहीं गिनना है, जिनको नहीं गिन रहे हैं उनको कब गिनना है, ये बात हो रही है। आई बात समझ में आपको? परफेक्ट है एकदम। बस ये मामला, ये सिलसिला खत्म होने ही आ रहा है। अब बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन नंबर 8 की। चलिए चर्चा करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन नंबर 8 की। एच, इसका भी ब्रेकअप करेंगे, इसको भी मजे में पढ़ेंगे, एकदम बहुत ही मजा आएगा। ठीक है ना? एच वाला पॉइंट। ऑल सेट गाइस, ऑल रेडी? इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया। आज डिस्क्वालिफिकेशन पूरे खत्म होने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। फिर आज या तो कल अपॉइंटमेंट का सीरीज भी शुरू कर देंगे। ठीक है? ओके। अब पहले आपके साथ प्रोविजन पढ़ेंगे, प्रोविजन पढ़ने के बाद फिर अपन क्या करेंगे, उसका फिर से डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। आई होप जो डिटेल में जो एनालिसिस अपन कर रहे हैं आपको वो लग रहा है कि बहुत मजा आ रहा है, और ऐसे ही पढ़ना चाहिए। बिकॉज चाहता तो मैं सीधा बोल सकता था कि सीलिंग 20 है, पर पर्सन देखने का है, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, जो अपन फास्ट ट्रैक में करते हैं। रेगुलर में पूरा डिटेल्ड एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। ठीक है? ओके। उसके बाद क्या कहता है, 8th वाला डिस्क्वालिफिकेशन, अ पर्सन हु इज कॉन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग व्हाट, फ्रॉड, एंड अ पीरियड ऑफ 10 years हैज नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ सच कॉन्विक्शन। प्रोविजन क्या है? क्या कहते हैं? अ पर्सन हु इज व्हाट, क्या कहता है? अ पर्सन हु इज व्हाट, कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग व्हाट, फ्रॉड। ठीक है ना? फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग व्हाट, अ पर्सन हु इज कन्विक्टेड, स्टेप बाय स्टेप, अ पर्सन हु इज convicted by court for offense involving what, fraud, and a period of 10 years has not elapsed from the date of such conviction। तो यहां पे अपन ने फिर से क्या किया, इसको ब्रेक डाउन किया इनटू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। आई बात समझ में आपको? So a person who is convicted by court for offense involving fraud and a period of 10 years has not elapsed from the date of such conviction। अब जैसे आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप पहले समझिएगा उसको। ठीक है ना? एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से, आप एकदम आराम से समझिएगा। जैसे यहां पे मान लो ऑडिटर साहब, ऐसा समझ में आ रहा है कि ऑडिटर साहब ने कोई फ्रॉड किया है, उसने कल्यूड किया है, मतलब किसी के साथ मिलके फ्रॉड किया है, या उसने किसी को एनकरेज किया है फ्रॉड करने के लिए, या कुछ भी उसने फ्रॉड किया है, और उसके अगेंस्ट केस किया गया है, फाइल, केस फाइल किया गया है, बराबर के नहीं? एंड नाउ ही इज व्हाट, द केस इज इन व्हाट, प्रोग्रेस, बराबर। द ऑडिटर इज व्हाट, अंडर ट्रायल, ट्रायल में है वो, मतलब उसके अगेंस्ट केस चालू है, प्रोसीडिंग्स चालू है। तो जैसे ही केस फाइल करेंगे, मुझे आप बताइए क्या ऑडिटर साहब क्वालिफाइड है या डिसक्वालिफाइड है? इसका जवाब दीजिए आप अभी। उसके अगेंस्ट केस फाइल करा है, कोर्ट में जा रहा है वो, रोज उसके सुनवाई हो रही है, और अब बात हो रही है कि क्या ऑडिटर साहब क्वालिफाइड है कि डिसक्वालिफाइड है? फ्रॉड ऐसा किया है, उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस दाखिल किया गया है, और अब सवाल यह है कि वो रोज जा रहा है कोर्ट के अंदर, सुनवाई हो रही है, और अब उसको क्वालिफाइड माने या डिसक्वालिफाइड माने?
तो बहुत बच्चे बोल रहे हैं डिस्क्वालिफाइड, बहुत बच्चे बोल रहे हैं क्वालिफाइड। बहुत ही मजा आ रहा है सर। सो यहां पे इस चीज का आंसर देने के पहले आपको सबसे पहले मुझे मतलब बताना पड़ेगा कॉन्विक्टेड का मतलब क्या होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बॉस। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बिफोर यू कम टू द कंक्लूजन क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड, आपको कॉन्विक्टेड इस चीज का मतलब बहुत अच्छे से जरूरी और एकदम मस्त मालूम होना बहुत जरूरी है आपको। कॉन्विक्टेड मतलब कैदी, बिहाइंड बार्स नहीं। कॉन्विक्टेड मतलब जरूरी नहीं है कि इज कॉन्विक्टेड मतलब उसको जेल हुई है। कॉन्विक्टेड मतलब जरूरी नहीं है कि इज बिहाइंड बार्स। कॉन्विक्टेड का मतलब होता है कि दैट ही इज व्हाट प्रूव्ड गिल्टी। कॉन्विक्टेड का मतलब क्या होता है ये आधे बच्चों को पता नहीं होता है। कॉन्विक्टेड का मतलब क्या है, वैल्यू एडिशन करो। शक है किसी पर, अरे येड़ा ही करे युवराज कुछ भी बोल रहा है। कॉन्विक्टेड मतलब भाई साहब ही इज व्हाट प्रूव्ड गिल्टी। उसके अगेंस्ट जो इल्जाम है वो प्रूव हो चुका है। ही इज प्रूव्ड गिल्टी, दैट इज व्हाट ही इज कॉन्विक्टेड। देखो गोइंग टू जेल और पेइंग अ क्या बोलते हैं सम मॉनिटरी अमाउंट, इट इज अ फाइन और अ पेनल्टी और अ पनिशमेंट। सो जेल जाना या फाइन भरना ये पनिशमेंट है साहब। बट उसके पहले, पनिशमेंट लगने के पहले आप समझने की कोशिश कीजिए उसने गिल्टी प्रूव होना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में? तो आप कॉन्विक्टेड का मतलब, कॉन्विक्ट मतलब आप ये मत समझिए कि वो जेल गया है। आई बात समझ में आपको? एकदम सिंपल सी बात है, परफेक्ट है एकदम। यस बॉस, यस सर। सो यहां पे इस केस में ऑडिटर साहब क्या हो जाएंगे? ऑडिटर साहब क्या हो जाएंगे? ऑडिटर साहब विल बी व्हाट, नॉट डिस्क्वालिफाइड, ही इज स्टिल क्वालिफाइड। बिकॉज इंपॉर्टेंट ये है कि उसने जो उसका जो गुना है वो साबित होना बहुत जरूरी है। ही शुड बी व्हाट कॉन्विक्टेड, मतलब ही शुड बी व्हाट प्रूव गिल्टी। वैल्यू एडिशन हुआ क्या? वैल्यू एडिशन हुआ क्या बताइए आप? मजा आया क्या? समझ में आया क्या? सो इफ इज अंडर ट्रायल मतलब अभी तक सिर्फ उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है, ही इज अंडर ट्रायल। आप समझिए बात को, इसीलिए वो क्या है, वो यहां पे ऑडिट नहीं कर सकता है। अब आप पूछेंगे सर इसका रीजन क्या है? सर कॉन्विक्टेड है तो सर काहे इसको सर आप मतलब डिस्क्वालीफाई कर रहे हो? सर ऐसा मतलब ऐसा क्या सोच के इन्होंने इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया? हाँ भाई कॉन्विक्टेड है, कॉन्विक्टेड है तो क्या है भाई, तो करने दो ना सर उसको ऑडिट, ठीक है किसी और का कर लेगा। हाँ, सर क्या ही है बताओ मुझे, कॉन्विक्टेड व्यक्ति को काहे डिस्क्वालीफाई करा है? बताओ बताओ बताओ। मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूं कि अब तो कि लॉ में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको कुछ भी नहीं आता ऐसे। मैं बेसिक बेसिक से शुरू कर रहा हूं। मेरा तो वैसा वैसे ही मेरा एटीट्यूड होता है कि कोई भी चीज पढ़ाता हूं तो ये मान के चलता हूं कि आपको आता ही नहीं है कुछ, बराबर के नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है कि क्यों ऐसा उसको डिस्क्वालीफाई क्यों किया होगा? वापस कर सकता है इसके लिए, दूसरा भी फ्रॉड कर सकता है इसके लिए, पास्ट में गड़बड़ मतलब साले का कैरेक्टर ढीला है इसके लिए, क्योंकि वो खुद लॉ तोड़ रहा है तो काहे का ऑडिट करेगा, प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट है। बॉस आप समझिए बात को, ये कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं है ऐसा। आप समझिए बात को, आप समझो मेरी बात को। बहुत बहुत ही वैल्यू एडिशन, बहुत ही नेक्स्ट लेवल, बहुत डिटेल में जाके ऐसा अपने को ऐसा कुछ भी ऐसे छुटर पुटर रीजन नहीं देने का रे। आप समझो अभी बात को, अब आप समझो, आप आपका प्रोफेशनल दिमाग यूज नहीं कर रहे हो। मुझे एक बात बताओ, अब मैं जब कुछ चीजें बोलना शुरू करूंगा ना आपका ऐसा रिएक्शन आएगा, देखो ऐसा, हाँ ऐसा आना चाहिए रिएक्शन, हाँ ऐसा चाहना चाहिए मेरे को रिएक्शन। अब आप समझिए, क्लाइंट मेरे को ऑफर करता है, क्लाइंट मेरे को ऑफर करता है कि सर आप हमारा ऑडिट कीजिए। मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं कि ओके मैं आपका ऑडिट करूंगा, और जो ये उसने ऑफर किया है मैंने उसे एक्सेप्ट किया है, ये हमारा बन गया है क्या, एन अग्रीमेंट। एंड ऑब्वियस सी बात है ये जो अग्रीमेंट है हमारा, ये अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है। यस सर, ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ है दिस अग्रीमेंट। तो एनी अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज व्हाट, इज व्हाट। अरे अंकिता मैम ने पढ़ाया आपको फाउंडेशन में,
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सो इट बिकम्स व्हाट, अ कॉन्ट्रैक्ट, बराबर के नहीं? सो कैन मतलब ये हो गया अपने क्लाइंट और अपने ऑडिटर के बीच में हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अब आप मुझे बताइए कि आपने लॉ में पढ़ा है, आपने लॉ में पढ़ा है कि हु आर द पर्सन्स not eligible to enter into a contract, who are the persons not competent to enter into a contract? माइनर था सर एक, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड था एक, और फिर क्या हुआ? बताओ 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 सर। जो व्यक्ति कॉन्विक्टेड है, वो व्यक्ति जो कॉन्विक्टेड है, वो कॉन्विक्टेड व्यक्ति भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। वो जो व्यक्ति है जो कॉन्विक्टेड है, वो कॉन्विक्टेड व्यक्ति भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं एंटर कर सकता है। याद आया नहीं आया? अब ऐसा रिएक्शन आएगा नहीं? हाँ, आई बात समझ में आपको? यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस। तो देयरफॉर कि भाई साहब ये जो अपना जो है ना, ये आखिर क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट ही है साहब। अरे इतना डीप में जाके इतना लॉजिक के साथ पढ़ना है भाई, आई बात समझ में? तब जाके मजा है यार। हर्षद सर ऐसा ही ऑडिट नहीं पढ़ाते। अरे भाई तुमको अभी क्या बताऊं मैं। तो बॉस यहां पे वो कॉन्विक्टेड है, वो कॉन्विक्टेड है, इसके लिए इज डिस्क्वालिफाइड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बॉस। खलास। आई बात समझ में आपको? जी हां। अब यहां पे क्या कहते हैं? कॉन्विक्टेड बाय व्हाट? कॉन्विक्टेड बाय कोर्ट। आई बात समझ में आपको? कॉन्विक्टेड बाय कोर्ट, कॉन्विक्टेड बाय कोर्ट मतलब, अब आप समझिए बात को, इसने कॉन्विक्ट किसने करना चाहिए? तो ही शुड बी कॉन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट। कोई भी कोर्ट चलता रे, कोई भी कोर्ट चलता है। कोर्ट होना बहुत जरूरी है, बाय एनी कोर्ट मतलब वो हाई कोर्ट रहे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहे, सेशंस कोर्ट रहे, सुप्रीम कोर्ट रहे, फर्क नहीं पड़ता, वो कोर्ट होना जरूरी है। कोर्ट होना जरूरी है, कौन से भी लेवल का कोर्ट हो, कोर्ट होना बहुत जरूरी है। सर इसका मतलब, ओ सर सुनो ना, सर हमने पढ़ा है एनसीएलटी, सर ये भी जो है ना 132 पढ़ा है ना आपने, सेक्शन नंबर 132, सेंट्रल गवर्नमेंट एक बॉडी बनाएगा जिसका नाम है, बॉडी मतलब ऐसा बॉडी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन नंबर 132 में एक बॉडी बनाएगा, बराबर के नहीं? और वो बॉडी जो है वो क्या है बॉस? वो है अपना कौन सा? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, बराबर। नफरा बनाएगा, नफरा भी कुछ एक्शन लेगा, बराबर के नहीं? नफरा कुछ एक्शन लेगा। तो एक एनसीएलटी है, एक नफरा है, फिर सर अपना आईसीएआई भी है। तो ऐसे बहुत सारे सर गवर्नमेंट है। तो सर ये भी क्या ऑडिटर के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं क्या सर? सर क्या ये भी गवर्नमेंट के ये भी ऑडिटर के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं क्या? क्या ये भी ऑडिटर को बोल सकते हैं कि ऑडिटर तू गिल्टी है, बराबर, ऑडिटर साहब तू गिल्टी है, तू कॉन्विक्टेड है, तूने फ्रॉड करा है? ये एक्शन ले सकते हैं क्या? डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स ऑडिटर के अगेंस्ट लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल हाँ सर। बट अब आप समझिए यहां पे 141 सबसेक्शन 3 का जो ये अपन 8th क्लॉज पढ़ रहे हैं, उसमें यहां पे इनका कुछ भी नहीं लेना है अपने को, इनको कंसीडर नहीं करना है अपने को, बराबर के नहीं? इनको नहीं कंसीडर करना है, इनको अपन ने कंसीडर नहीं करना है। आई बात समझ में आपको? आई बात समझ में आपको? सो यहां पे जो इंपॉर्टेंट ये है, वो इंपॉर्टेंट क्या है बॉस? यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पे फोकस अपने को करना है सिर्फ और सिर्फ किस पे? ही शुड बी कॉन्विक्टेड बाय व्हाट कोर्ट? आर वी गुड? समझा नहीं समझा आपको? एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो ही शुड बी कॉन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग, अब क्या है बॉस? फ्रॉड। आई बात समझ में आपको? सो ही शुड बी कॉन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग व्हाट? फ्रॉड, एंड अ पीरियड ऑफ 10 years हैज नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ सच कॉन्विक्शन। मतलब अब क्या है, आप समझिए बात को। अब यहां से आगे जाते हैं, और अब यहां पे उसकी सुनवाई हो गई, और अब वो कॉन्विक्ट हो गया। तो जिस दिन वो कॉन्विक्ट हो गया, यहां से
10 साल के लिए, 10 साल के लिए दोस्तों, 10 साल, 10 साल के लिए ये दोस्त अपना क्या रहेगा, 10 साल के लिए ये डिस्क्वालिफाइड रहेगा। एंड आफ्टर 10 years ही विल बी क्वालिफाइड। मतलब सर जिस कंपनी का अगेंस्ट फ्रॉड करा है सर, उसी कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड या सारे कंपनीज के लिए डिस्क्वालिफाइड? सर ये भी एक क्वेरी आ रही है सर, बॉडी के अंदर जोर से क्वेरी आ रही है सर। जिस कंपनी के साथ फ्रॉड करा है सर, उसी के लिए डिस्क्वालिफाइड के सर, सारे के सारे कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड? दोस्तों सारे कंपनीज के लिए डिस्क्वालिफाइड होएगा वो। आई बात समझ में आपको? राइट सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर है एकदम, परफेक्ट है एकदम, बेस्ट है, बेस्ट है, समझ में आ गया आपको, मजा ही आ गया। फवाज, आर्बिट्रेशन मतलब समझते हो क्या होता है? और आर्बिट्रेशन अगर आप समझते हो तो फिर यहां पे आर्बिट्रेशन का कुछ ताल्लुकात, कुछ संबंध है क्या? अब वो भी आप लॉजिक लगा लो। क्या ही कुछ भी पूछते हो यार, ठीक है ना? ओके, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। अब जरा सर है ना, वैल्यू एडिशन की बातें करते हैं, वैल्यू एडिशन की। अब यहां पे जब ये प्रोविजन अपन पढ़ते हैं तो आप समझने की कोशिश कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। अब यहां पे मुझे एक आपको सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 5 पढ़ाने की बहुत इच्छा होती है। यहां पे मुझे सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 5 पढ़ाने की बहुत इच्छा हो रही। सर ये कहां है? तो मैं सीधा कानून हाथ में ले रहा हूं, अभी कानून को हाथ में लेंगे, बराबर के नहीं? अब मैं कानून लेगा हाथ में, मतलब क्या है, मैंने यहां पे अब इस समय पे अब मैंने कानून ले लिया हाथ में। अब मुझे मत रोको, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। अब बहुत डेंजर हो गया हूं मैं, बस खलास, कंपनीज एक्ट उठा लिया। अब देखिए यहां पे मैं पढ़ा रहा हूं आपको सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 5 बेयर एक्ट से पढ़ा रहा हूं। सी ऑलवेज व्हाट आई बिलीव कि बुक का नॉलेज तो आपके पास होना चाहिए, बट इससे मिलता जुलता कहीं कुछ एक सेक्शन प्रोविजन अगर कानून में है, कहीं कुछ प्रोविजन है, तो आपको वो क्लिक होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए व्हाट आई बिलीव इज ऑलवेज दैट यू शुड बी व्हाट अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग्स। सो अब आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। विदाउट प्रेजुडाइस मतलब बिना कोई भी चीज को एक्ट में लिखी है ना, उस चीज को हम लोग कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग टू एनी एक्शन अंडर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। अब ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, मन लगा के, भाई समझा रहा है अभी एकदम नेक्स्ट लेवल पे, फोकस करना है आपको। क्या कहता है यहां पे, क्या कहता है? द ट्रिब्यूनल, द ट्रिब्यूनल इधर सुमोटू ऑन इट्स ओन, बराबर के नहीं? सो ट्रिब्यूनल इधर सुमोटू और ऑन एन एप्लीकेशन। कौन बच्चा ट्रिब्यूनल है? ये एक्शन कौन ले रहा है? ट्रिब्यूनल। जरा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, बिल्कुल भी लाड़ में मत आइएगा। द ट्रिब्यूनल इधर सुमोटू और ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट। कौन एप्लीकेशन करेगा इसको? कौन करेगा एप्लीकेशन? सर एप्लीकेशन इसको करेगा, और एप्लीकेशन मेड टू इट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सन कंसर्न। ध्यान से सुनना, बाकी जो भी लॉ में लिखा है उसको कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए, अगर ट्रिब्यूनल खुद से या ट्रिब्यूनल को किसी ने एप्लीकेशन किया है, वो किसी ने कौन है? केंद्रीय सरकार या कोई भी पर्सन कंसर्न, मतलब कोई भी स्टेक होल्डर हो सकता है। एंड इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट, if it is satisfied that the auditor of the company whether directly or indirectly has acted in the fraudulent manner। देखो यहां पे भी फ्रॉड की बात हो रही है, फ्रॉड की बात हो रही है, जी हां देवी और सज्जनों, यहां पे भी फ्रॉड की बात हो रही है सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 5 के अंदर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हैज एबेटेड और कल्यूडेड मतलब उसने फ्रॉड किया है किसी के साथ मतलब उसने इंडिपेंडेंटली फ्रॉड किया है, किसी के साथ मिलके फ्रॉड किया है, किसी को एनकरेज किया है फ्रॉड करने के लिए, इन रिलेशन टू द कंपनी और इट्स डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। इट मे बाय ऑर्डर, इट मे बाय ऑर्डर मतलब इट मतलब कौन है? एनसीएलटी ट्रिब्यूनल मे बाय ऑर्डर डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज द ऑडिटर। ऑडिटर को बदलो रे, बदलो ऑडिटर को, चेंज द ऑडिटर, चेंज द ऑडिटर। ओके सर, वी विल चेंज द ऑडिटर। आगे पढ़ना है पूरा 140 सबसेक्शन 5।
सो पहला उसके अगेंस्ट अगर वो फ्रॉड करता है और ट्रिब्यूनल को लगता है, अब यहां पे कौन है? ट्रिब्यूनल है साहब। यहां पे कोर्टवा नहीं है, कोर्टवा नहीं है, यहां पे ट्रिब्यूनलवा है। अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि बॉस इसने फ्रॉड करा है, तो वो ऑर्डर पास करेगा कि मित्रों इस ऑडिटर को चेंज कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब क्या कहता है, अगर ये एप्लीकेशन, जरा सेंट्रल गवर्नमेंट को इज्जत देना है अपने को, सेंट्रल गवर्नमेंट है बॉस, तो अगर ये एप्लीकेशन कौन करता है, अगर ये एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करता है तो ट्रिब्यूनल और सेटिस्फाइड है कि चेंज रिक्वायर्ड है, तो 15 दिनों के अंदर ऑर्डर पास करेगा कि चेंज द ऑडिटर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट अनदर ऑडिटर। बहुत बढ़िया। अब मैटर अपने लिए जो खास बात है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये उसका पनिशमेंट है, ये उसकी लाइबिलिटी है उस ऑडिटर की। इस पनिशमेंट को पढ़ना है अपने को। अब देखो और सुनो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द फाइनल ऑर्डर अगेंस्ट whom द फाइनल ऑर्डर इज पास्ड, फाइनल ऑर्डर मतलब कॉन्विक्टेड, फाइनल ऑर्डर मतलब कॉन्विक्टेड ना बॉस? यस सर, फाइनल ऑर्डर मतलब कॉन्विक्टेड, हैज बीन पास्ड बाय whom द ट्रिब्यूनल under this section shall not be eligible to be appointed as the auditor of any company for a period of 5 years from the date of passing the order, and the auditor shall be liable for action under 447। मतलब यहां पे कंपैरिजन करना कितना जरूरी है, आप समझिए बात को। यहां पे क्या हुआ है, फोकस कीजिएगा दोस्तों। अरे बहुत जरूरी है यार, इतना डिटेल में पढ़ना। ऐसे ही थोड़ी सीए बनेगा, सीए बनना है तो ऑल राउंड नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यहां पे आप समझिए बात को, यहां पे कौन है, ये कौन है यहां पे? सर दिस इज एनसीएलटी। आप समझिए बात को, ये एनसीएलटी सुमोटू ऑन इट्स ओन, एनसीएलटी सुमोटू ऑन इट्स ओन, या तो इसको एप्लीकेशन किया और ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट, इसको एप्लीकेशन किया। कौन एप्लीकेशन किया रे? किसमें हिम्मत है? सेंट्रल गवर्नमेंट सर, सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी पर्सन कंसर्न, और एनी पर्सन कंसर्न, अगर इसने एप्लीकेशन किया, बराबर के नहीं, तो क्या हो जाएगा यहां पे आप समझिए, इन्होंने एप्लीकेशन किया और अब अगर ये एनसीएलटी सेटिस्फाइड है कि ऑडिटर ने फ्रॉड किया है, अगर वो सेटिस्फाइड है कि ऑडिटर ने फ्रॉड किया है, तो इट विल पास एन ऑर्डर टू चेंज द ऑडिटर। क्या करेगा वो? पास ऑर्डर टू चेंज द ऑडिटर्स, चेंज द ऑडिटर्स। क्या करेगा वो? इट विल पास एन ऑर्डर टू चेंज द ऑडिटर, चेंज द ऑडिटर। बट अब यहां पे अगर 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 यहां पे ये एप्लीकेशन यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा है, किसने करा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और यहां पे ये एनसीएलटी सेटिस्फाइड है, तो क्या हो जाएगा? एग्जिस्टिंग ऑडिटर विल नॉट फंक्शन, ऑब्वियस सी बात है। एंड यहां पे एनसीएलटी विल पास द ऑर्डर दैट कि एग्जिस्टिंग ऑडिटर शैल नॉट फंक्शन, एंड विद इन 15 days सेंट्रल गवर्नमेंट will appoint another auditor, सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट व्हाट? अनदर ऑडिटर। ये सिर्फ कब एप्लीकेबल होगा? जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन किया है और ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाइड है, तो 15 दिन के अंदर एग्जिस्टिंग ऑडिटर तो वैसे भी जा रहा है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट कर देगा। यह बात समझ में आ गई आप सबको? बट अब इस सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एडिशनली अब यहां पे और क्या फाइन लगेगा उसको, तो वो क्या कहता है कि बॉस अगर इसके अगेंस्ट क्या है, फाइनल ऑर्डर अगर पास करा गया है, फाइनल ऑर्डर अगर पास करा गया है, कौन फाइनल ऑर्डर पास कर रहा है यहां पे?
सर ट्रिब्यूनल फाइनल ऑर्डर पास कर रहा है, बराबर, किससे रिलेटेड, फ्रॉड से रिलेटेड, अगर फाइनल ऑर्डर पास कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल फॉर पीरियड ऑफ 5 years. So he will not be eligible for a period of 5 years from the date of passing of such, क्या बोलते हैं, ऑर्डर. अब आप समझो ना रे, फाइनल ऑर्डर मतलब क्या बोला उसको, यही बात हो गया ना. फाइनल ऑर्डर मतलब क्या हो गया, कॉन्विक्टेड, कॉन्विक्टेड बाय हुम, एनसीएलटी, बराबर के नहीं. सो नॉट एलिजिबल फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ सच ऑडिटर. तो बस वो यहां पे वर्ड नॉट एलिजिबल है, बट एक तरीके से देखा जाए तो नॉट एलिजिबल फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फॉर एनी कंपनी लिखा ना वहां पे, फॉर एनी कंपनी, मतलब एक तरीके से 5 साल के लिए वो किसी भी कंपनी का ऑडिट कर ही नहीं सकता है वो. तो इसीलिए अब आप समझिए बात को, जो मैंने आपको कंपैरिजन जो करके बताया है और मुझे क्यों इंपॉर्टेंट है सेक्शन 140 सबसेक्शन 5 यहां पे पढ़ाने के लिए, कि आप समझिए जब वो कोर्ट के द्वारा, अब आपको समझ में आया सर ने क्या करा यहां पे, सर ने क्यों पढ़ाया 140 सबसेक्शन 5, आपके मॉड्यूल में भी नहीं है ये कहीं पे भी, बट फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि मुझे क्या करना है, कि मुझे आपको ये पढ़ाना है करके, ये मेरा फर्ज बनता है. सर कितने अच्छे हो आप, चलो कंसंट्रेट करो. तो क्या हुआ यहां पे, कि अगर वो कॉन्विक्टेड बाय कोर्ट है तो 10 साल, कॉन्विक्टेड फॉर फ्रॉड बाय ट्रिब्यूनल तो 5 साल. यहां पे डिस्क्वालिफाइड, यहां पे नॉट एलिजिबल. कभी भी आपको कोई भी केस स्टडी में एमसीक्यू आ सकता है, कभी भी आपको 140 एक पेपर में आया भी है 140 सबसेक्शन 5, अपन देखेंगे पास्ट ईयर एग्जाम पेपर्स को. आई बात समझ में आपको, सो ऐसी बात है, आई बात समझ में आपको, बोलो, एनीवन, एनी क्वेरी, एनी क्वेरी, समझ में आया क्या आपको. सो दिस इज व्हाट इज द डिटेल्ड एनालिसिस, बराबर के नहीं, द डिटेल्ड एनालिसिस फॉर व्हाट, डिटेल्ड एनालिसिस फॉर कॉन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, कोर्ट के द्वारा और ट्रिब्यूनल के द्वारा. बोलो, इंटरेस्टिंग था क्या ये 140 सबसेक्शन 5, इससे रिलेटेड, इससे जो मिलता जुलता है, ये पढ़ना जरूरी भी था क्या वैल्यू एडिशन के लिए. आई बात समझ में आपको, बेस्ट है एकदम. फिर अब यहां से आगे बढ़ते हैं, चलो अब लास्ट, आपको बताऊं एक चीज, देखो मजाक मजाक में कितने केस स्टडीज और कितना समरी अपना बन चुका है, देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल एकदम. ऐसे ही आपको अभी नोट्स मेंटेन करने हैं, तब जाके वो पढ़ने में इंटरेस्ट एक अलग लेवल पे आता है. ठीक है ना, ठीक है बेटा, अगर वो एलिजिबल ही नहीं है तो क्वालिफाइड और डिस्क्वालिफाइड तक अपन जाएंगे ही नहीं. जो व्यक्ति एलिजिबल और क्वालिफाइड है उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशंस देखते हैं, ऐसा है ना. ओके, अब 9th डिस्क्वालिफिकेशन, जरा आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है. एनी पर्सन, एनी पर्सन हुज सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी, एनी पर्सन मतलब कौन है, एलिजिबल पर्सन, उसकी सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी और एनी अदर फॉर्म ऑफ एंटिटी, मतलब उसकी सब्सिडरी कंपनी, मतलब यहां पे कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट नहीं, मतलब उसकी सब्सिडरी जिसमें वो इंटरेस्ट रखता है, बराबर, जिसमें उसका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, बराबर है कि नहीं. सो उसकी कोई भी सब्सिडरी, एसोसिएट या किसी भी टाइप की एंटिटी, अगर वो एंगेज्ड है एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन कंसल्टिंग एंड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन नंबर 144. Section 144 prescribes that certain services not to be rendered by auditor. An auditor appointed under this act shall provide to the company only such services as are approved by the board of directors or audit committee as the case may be, but shall not include any of the following services, whether such services are directly or indirectly given to the company, its holding company or subsidiary company.
सर समझ में नहीं आ रहा है, सर समझ में नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, समझाते हैं और अच्छे से समझेंगे। चलो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। साहब यहां पे ये कौन है? ऑडिटर है। एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। यहां पे ये ऑडिटर है, ठीक है ना? किधर है ऑडिटर सर? एकदम डिटेल में सर, अपना काम ही है ब्रेकअप करके चार्ट बना के पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके बहुत मजा आना है, ठीक है ना? अब अभी समझेंगे। अब आपको अगर ऐसे रीड करके नहीं समझ में आया तो आपको समझ में आ गया होगा कि अर्शद सर की इज्जत बहुत है भाई, क्लास में ध्यान देना बहुत जरूरी है। भाई समझाएगा तभी समझेगा अभी, है ना? ओके, चलो तो कॉन्सेंट्रेट करो यहां पे। सो ये साहब ऑडिटर है, ऑडिटर। अब क्या कहते हैं साहब, इस ऑडिटर का कोई भी सब्सिडरी, मतलब इस ऑडिटर की सब्सिडरी, ए बच्चा, इसकी सब्सिडरी मतलब इसमें कहीं पे भी इसने स्टेक रखा होगा, इसमें ये इन्वॉल्व होगा, या इसकी कोई भी, इस ऑडिटर की कोई भी एसोसिएट कंपनी, ठीक है ना? या तो एनी अदर फॉर्म ऑफ एंटिटी, बराबर, और एनी अदर फॉर्म ऑफ एंटिटी, एनी अदर फॉर्म ऑफ एंटिटी, एनी अदर फॉर्म। बहुत मजा आएगा अभी ये समझने में। और एनी अदर फॉर्म ऑफ एंटिटी मतलब ये ऑडिटर खुद 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 या कोई भी उसकी सब्सिडरी या कोई भी उसका एसोसिएट, बराबर के नहीं, और एनी अदर फॉर्म ऑफ एंटिटी, ठीक है ना? अगर ये लोग अगर ये लोग ध्यान से सुनिएगा, क्या करते हैं? अगर ये लोग सर्विसेज एज मेंशन अंडर सेक्शन नंबर 144, सर्विसेज एज, पहले मेन थीम उसका समझिए, सर्विसेज एज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 144 अगर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना? किसे प्रोवाइड करते हैं? अगर वो प्रोवाइड करते हैं टू द कंपनी, टू द कंपनी या इसकी सब्सिडरी या इसकी होल्डिंग, बराबर। तो अगर आप समझिए बात को कि अगर ये लोग, कौन लोग, आपको अभी समझ में आ गया ना? अब चार्ट बनता है तो बहुत सर क्लैरिटी बहुत अच्छी आती है सर, मजाक नहीं कर रहे सर, कसम से, बाय गॉड। तो अब आप समझिए, अगर ये लोग ये सर्विसेज, बराबर, ये लोग ये सर्विसेज इन्हें अगर प्रोवाइड करते हैं तो साहब ये ऑडिटर हो जाता है डिस्क्वालिफाइड। आवी गुड नाउ? अब थोड़ा बहुत क्लैरिटी आया क्या आपको? बताओ। अगर ऑडिटर, उसकी सब्सिडरी, उसकी एसोसिएट या किसी भी टाइप की एंटिटी, अगर वो 144 में मेंशन करे गए सर्विसेज को अगर प्रोवाइड करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टू द कंपनी, टू द होल्डिंग कंपनी, टू द सब्सिडरी कंपनी, अगर इनको किसी को भी वो सर्विस प्रोवाइड करता है तो आप समझिए बात को, क्या हो जाएगा? ऑडिटर उस कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा टू बी एक्टिंग एज द ऑडिटर। आर वी गुड? इतना पॉइंट समझ में आया? बॉडी के अंदर गया इतना?
तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब अपना सिर्फ और सिर्फ एक ही काम बचता बाबू, एक ही काम बचता। और वो काम क्या है कि साहब वो सर्विसेज अंडर सेक्शन नंबर 144 कौन से है उतना बता दीजिए, हमारा काम आसान हो गया सर। अब अपने को क्या सीखना है, बस अपने को बस यही सीखना है कि व्हाट आर द सर्विसेज एज मेंशन्ड अंडर सेक्शन नंबर 144। व्हाट आर दिस सर्विसेज अंडर सेक्शन 144, कि कौन से सर्विसेज आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। तो ये रहा लिस्ट ऑफ सर्विसेज एज मेंशन्ड अंडर सेक्शन नंबर 144, जो पूरे पूरे अपने को क्या करना है, पूरा पूरा लिस्ट अपने को याद करने का है, मस्त एकदम अच्छे से समझना है, देन वी आर डन। तो बॉस यहां पे इन सर्विसेज का एक बहुत ही खूबसूरत सा मेमोरी टेक्निक बॉस ने बनाया है, और वो मेमोरी टेक्निक क्या है, बैड माफिया। बैड माफिया, ठीक है ना, ऐसा गंदा माफिया वाला काम करोगे डिस्क्वालिफाइड। तो इसका मेमोरी टेक्निक क्या है दोस्तों, बैड माफिया। मेमोरी टेक्निक क्या है इसका, बैड माफिया, बराबर के नहीं। तो अब यहां पे बैड माफिया की जब बात करते हैं तो यहां पे हम लोग मेमोरी टेक्निक लिख देते हैं यहां पे। सो बी मतलब क्या कहेंगे, एकदम आराम से ध्यान से एक एक पॉइंट को स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट अपन बात करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज। मतलब एक सीए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज को नहीं प्रोवाइड कर सकता है। कौन सी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है। सो बी से अपन बात करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, बराबर, ओके। फिर उसके बाद ए वाले पॉइंट की बात करते हैं। सो यहां पे ये हो गया अपना बी, बराबर। फिर उसके बाद ए की बात करते हैं तो अपन बात करते हैं अबाउट इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। ए से बात करेंगे इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, ठीक है ना। मतलब आप उन्हें एडवाइस कर रहे हो कि कहां पे पैसा लगाना है, कहां पे नहीं करना है, तो आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज की बात करते हो तो वो, ठीक है ना। फवाज कहता है बिजनेस रिलेशनशिप में कवर नहीं होगा क्या, अरे अगर ये ऑर्डिनरी कोर्स में है, आर्म्स लेंथ प्राइस पे है, प्रोफेशनल सर्विसेज है, तो कैसा कवर होगा वहां पे। ये रीजन ऐसा है, बताऊंगा, पहले एक बार नोटिंग कर लेते हैं फिर समझाऊंगा यार, हर चीज समझा रहा हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। फिर उसके बाद डी की बात करते हैं, वो क्या कहता है, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ, ये ए हो गया। अब डी की बात करते हैं, वो है डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब आप लॉजिक समझो यहां पे कि आप क्या करते हो, ये काम आप जाके चेक करते हो दोस्तों। ये 144 के सर्विसेज ऐसा क्यों आया है पता है क्या आपको, सर नहीं पता। अरे देखो यार, आप जब ऑडिट करते हो ना, तो ऑडिट में आप इन्हीं चीजों को आप चेक करते हो, यू वेरीफाई दोस थिंग्स। एंड इन इमेजिन कीजिए जब आप ये चीजें, आप समझने की कोशिश कीजिए, जब आप ये चीजें खुद करते हो और फिर आप खुद ही आते हो चेक करने के लिए, तो भाई ये तो भाई सब गलत हो गया ना यार। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन पेपर भी आप ही ने सेट किया, आंसर्स भी आप ही लिख रहे हो और चेक भी आप ही कर रहे हो, तो फुल मार्क्स तो आने ही है ना। तो अगर आप ऑडिट में जाके उनका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम आप देख रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, बराबर कि नहीं। आप ईआईएस में पढ़ते हो ना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑटोमेशन, पूरा काम सिस्टम करता है, अकाउंटिंग, रिपोर्ट जनरेटिंग, ये सिस्टम करता है। तो रिपोर्ट्स कैसी चाहिए, कैसे क्या क्या रिजल्ट्स अपने को चाहिए, उसमें अगर सीए इन्वॉल्व है, बराबर। आप समझो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मुझे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का नॉलेज नहीं है। एक इंजीनियर है, उसको फाइनेंशियल सिस्टम्स का नॉलेज नहीं है। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक इंजीनियर मिलके जब एक ऐप डेवलप करेंगे, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाएंगे, तो वो सीए बताएगा कि इसमें ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये कंट्रोल लगा, वो कंट्रोल लगा। और फिर उसके बाद जब मैंने ये बोलने के बाद मैं ही चेक करने आता हूं कि वो कंट्रोल्स एडिक्वेट है ना,
वो कंट्रोल सफिशिएंट है ना, वो कंट्रोल्स बराबर है ना, तो भाई मैं ही अपना काम चेक कर रहा हूं, तो मैं अपने काम के ऊपर गलत टिप्पणी कैसा कर सकता हूं? नहीं कर सकता ना। तो आप समझिए, मैं वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं अपना ही काम अपन चेक कर रहे हैं, मतलब खुद का ही काम अपन खुद रिव्यू कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा साहब। तो इसीलिए क्या बोल दिया भाई साहब, आप ये मत ही करो, आप रहन दो, आपसे ना हो पाएगा। इसीलिए फिर अपन क्या बोलते हैं, ओके इसको डिस्क्वालीफाई करिए आप। आई बात समझ में आपको? फिर उसके बाद अपन बात करते हैं, बैड खत्म हो गया, फिर माफिया की बात करेंगे। एम मतलब अपन क्या कहते हैं? सो एम मतलब अपन कहते हैं अबाउट व्हाट, मैनेजमेंट सर्विसेज। आप मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहे हो। नाउ व्हाट इज दिस मैनेजमेंट सर्विसेज? मतलब आप समझिए, मैनेजमेंट सर्विसेज मतलब आप उनके लिए, मतलब देखो अभी फॉर एग्जांपल एक कोई सॉफ्टवेयर कंपनी और उनको अकाउंटेंट की जरूरत है, तो अकाउंटेंट का इंटरव्यू लेना है, अकाउंटेंट का इंटरव्यू लेने का है, अकाउंटेंट का इंटरव्यू लेने का है। तो भाई साहब आप समझने की कोशिश कीजिए, वो इंजीनियर जो है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, इंजीनियर है, उसको अकाउंटेंट के पोस्ट पे इंजीनियर को, मतलब अपने को हायर करना है। इंजीनियर बोलता है मेरे को अकाउंटेंट चाहिए, तो इंजीनियर क्या एक अकाउंटेंट का इंटरव्यू ले सकता है क्या? मैं इंजीनियर है, आप अकाउंटेंट हो, और मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं इंजीनियर, अरे मेरे को नहीं मालूम डेबिट और क्रेडिट क्या है, मैं आपका इंटरव्यू कैसे लेगा? तो मैं क्या बोलता हूं, मेरे सीए को बोलता हूं, ओ मेरे सीए साहब जरा इसका इंटरव्यू ले ना यार, बराबर। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मैं बोलेगा मैं करेगा, मेरे को पैसा दे। अब मैं ही इस व्यक्ति के लिए काम कर रहा हूं, मैं एचआर का काम कर रहा हूं, सब भी कर रहा हूं, तो भाई साहब मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो तू प्लीज तू ऑडिट ही मत कर, तू रहने दे भाई, मत कर मत कर। आई बात समझ में आपको? यस सर, समझ में आया। फिर ए किसकी बात करेंगे? ए अपन बात करेंगे अबाउट व्हाट, ये क्या हो गया अपना मैनेजमेंट सर्विसेज एम। फिर ये ए अपना क्या हो गया, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। बॉस ये तो आपको समझ में आ ही गया ना अभी? अरे बॉस अगर अपन ही अगर अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, अपन ही उनके अकाउंट्स मेंटेन करेंगे और अपन ही जाके उसका चेक करेंगे कि भाई साहब तुमने बराबर से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करा है क्या नहीं करा है, तो बॉस समझो बात को। फिर उसके बाद एम ए एफ, एफ मतलब क्या कहते हैं? सो वी टॉक अबाउट इज दी आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। क्या बोल रहे हैं अभी यहां पे? आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज। एम्प्लॉइज का सैलरी डिसबर्समेंट है, बराबर के नहीं? तो ऐसे कुछ अगर फाइनेंशियल सर्विसेज है, हम लोग क्या कर रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं। कंपनी क्या बोलता है, मैं साहब ये कुछ भी नहीं करेगा फाइनेंशियल सर्विसेज, मेरे को नहीं करने का, ये सीए साहब आप देख लो, सैलरी डिसबर्समेंट ऑफ द एम्प्लॉइज, उनका सैलरी कंप्यूटेशन, मतलब वो सैलरी का डिपार्टमेंट उसने अपने को दे दिया, बराबर। अब ये जो उनका फाइनेंशियल सर्विसेज मैं हैंडल कर रहा हूं, मतलब कंपनी ने क्या कर लिया, आउटसोर्स कर दिया ना, कंपनी ने क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया मेरे को। अब ऑब्वियसली जब फाइनेंशियल सर्विसेज मेरे को आउटसोर्स किया है और मैं ऑडिट करने जाऊंगा, तो मैं उसी फाइनेंशियल सर्विसेज को देखूंगा कि वो चीजें बराबर से हुई या नहीं हुई। तो बॉस क्या हो जाएगा, अगेन अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगा। कौन सा थ्रेट आ जाएगा यहां पे? सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगा यहां पे। बहुत ही बढ़िया। फिर उसके बाद आय की बात करते हैं। आय में अपन कहते हैं इंटरनल ऑडिट। कौन सा ऑडिट बाबू? इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या होता है कि जहां पे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए इंटरनल कंट्रोल्स को हम लोग चेक करते हैं। इंटरनल ऑडिट क्या होता है कि हम लोग मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लगाए हुए कंट्रोल्स को हम लोग मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं। अला क्या बोला है सर, वापस एक बार। हम लोग क्या करते हैं इंटरनल ऑडिट में, हम लोग मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट ने लगाए हुए इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करके मैनेजमेंट को ही रिपोर्ट करते हैं। अब इंटरनल कंट्रोल्स हम लोग देखते हैं। आप सोचिए हम लोग मैनेजमेंट के लिए ऑलरेडी इंटरनल कंट्रोल्स का इवैल्यूएशन का काम करते हैं। एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर मुझे उन इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर रिपोर्ट करना पड़ता है। तो भाई साहब अगर मैं इंटरनल ऑडिट कर रहा हूं, मैं ही इंटरनल कंट्रोल्स का एक पार्ट हूं, तो मैं ही उसके ऊपर रिपोर्ट करूंगा सर, सेंस नहीं बनता है। खत्म हो गई बात। तो ये हो गया अपना आय वाला पॉइंट। एंड लास्ट में अब बचता है ए, जो क्या कहता है, एक्चुरियल सर्विसेज। एक्चुरियल सर्विसेज पता है आपको क्या होता है? जो एक्चुरीज करते हैं, एक्चुरियल सर्विसेज।
तो जैसे कि वैल्यूएशन है, जो अपना ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट जो भी अपने को करना है, तो वो एक्चुअल सर्विसेज, और वो सर्विसेज भी अपन वेरीफाई करते हैं। एंड लास्ट में एनी अदर सर्विसेज, तो दैट इज वेरी इजी, एनी अदर सर्विसेज वो आप याद कर लेना, ठीक है ना। सो आप समझने की कोशिश कीजिए, ये सारे सर्विसेज, इसका मेमोरी टेक्निक क्या बन गया अपना, पता है ना आपको। तो सर जी इसका मेमोरी टेक्निक वेरी इजी, बैड माफिया, है ना। तो ये इसका मेमोरी टेक्निक बन गया, देखो कितना इजी बन गया ना। बच्चे को नहीं तो टेंशन रहता है कि यार इतना सब याद कैसे रखेगा ये, ठीक है ना। तो बॉस यहां पे अगर ऑडिटर साहब 144 की सर्विसेज कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी को देता है, तो ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। परफेक्ट है एकदम, यस बॉस। फिर उसके बाद 144 में सर्विसेज कौन सी आती है, तो 144 में सर्विसेज आती है कौन सी, बैड माफिया की। सो बी मतलब मेरे साथ साथ बोलेंगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, एवरीबॉडी कम ऑन लाउड एंड क्लियर, एकदम फुल जोश के साथ। बी मतलब क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज। ए मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। डी मतलब डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। एम मतलब, अरे सिर्फ मेमोरी टेक्निक मत बोलो, आंसर भी बोलो। एम मतलब मैनेजमेंट सर्विसेज, ए मतलब अकाउंटिंग, एफ मतलब आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, आई मतलब इंटरनल ऑडिट, एंड लास्ट में ए मतलब एक्चुअल सर्विसेज, एंड लास्ट में एनी अदर सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो यहां पे पूरा पूरा अपना क्या खत्म हो जाता है, पूरा पूरा अपना 141 सबसेक्शन 3 अपना खत्म हो जाता है। आई बात समझ में आपको, एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी टिल हियर। पूरे डिस्क्वालिफिकेशंस ओवर, बेस्ट, एकदम मजे ही आ गए सर, मजे ही आ गए। अब यहां पे ये सब कहानी होने के बाद यहां पे 141 को क्लोज कर देते हैं, और यहां पे आता है अपना एक सेक्शन, वो है सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 4, जो बात करता है अबाउट व्हाट, कैजुअल वैकेंसी। जो किसकी बात करता है दोस्तों, कैजुअल वैकेंसी। सर व्हाट इज दिस कैजुअल वैकेंसी नाउ, अब ध्यान से देखना। When we talk about casual vacancy, section number 141 subsection 4, we talk about casual vacancy. अब कैजुअल वैकेंसी सब बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, कोई टेंशन नहीं है। व्हाट इज कैजुअल वैकेंसी, तो क्या होता है ना, यहां पे जब ऑडिटर को अपन अपॉइंट करते हैं, जब यहां पे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है, तो हम लोग क्या देखते हैं यहां पे कि ये जो व्यक्ति है ये एलिजिबल होना चाहिए। यहां पे ये व्यक्ति एलिजिबल होना चाहिए, ये व्यक्ति क्वालिफाइड होना चाहिए, और इसमें कोई भी किसी भी प्रकार के डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होने चाहिए। तब जाके हमें एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो हम लोग कह सकते हैं कि बॉस तुच्छ है, तुच्छ है हमारा ऑडिटर। तुच्छ नहीं, तुच्छ मतलब यू आर द ओनली वन, तू ही है, बराबर के नहीं, तू ही है जिसकी हमें तलाश थी, बराबर के नहीं। तो हमने क्या किया, इस ऑडिटर को हम लोग ने यहां पे अपॉइंट कर दिया, बराबर। अब दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते, और कुछ समय बाद क्या हो गया, ये ऑडिटर साहब जो है ना, अरे रे 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 भाई साहब, क्यों किया ऐसा, आखिर क्यों। अपॉइंटमेंट के समय पे तो बॉस ये सही था, बढ़िया था गुरु, एकदम सब कुछ टेंशन नहीं था सर, मस्त चल रहा था एकदम, माहौल बढ़िया सा, एकदम फर्स्ट क्लास। बट हुआ ये कि उसके बाद, अपॉइंटमेंट होने के बाद बॉस ये डिस्क्वालीफाई हो गए ना, मिस्टर ग्रीन को लग गया रोग, बराबर, डिस्क्वालीफाई हो गए साहब। अरे उनके रिश्तेदार ने, किसी ने शेयर खरीद लिया, उसके पार्टनर ने शेयर खरीद लिया, वो बिजनेस रिलेशनशिप आउट ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस चला गया, कॉन्विक्ट हो गया, कुछ भी हो सकता है। सो यहां पे वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो जैसे ही वो डिस्क्वालीफाई हो गए,
उन्हें एक गाना गाना पड़ता है और वो गाना ये है, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना। हाँ, चलता हूं भाई, चलो चलो निकल लो। तो यहां पे आप समझने की कोशिश करो, जैसे ही वो यहां पे डिस्क्वालीफाई हो गए, जैसे ही वो यहां पे डिस्क्वालीफाई हो गए, उन्हें वो जगह छोड़ना पड़ेगा, उन्हें वेकेट करना पड़ेगा, टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा उनको, बराबर के नहीं। और जैसे ही वो वेकेट करेंगे, इस वेकेशन को क्या नाम दे, तो इसे अपन कहते हैं एज व्हाट, कैजुअल वेकेंसी। इसे क्या कहते हैं अपन, कैजुअल वेकेंसी। आई बात समझ में आपको? सच वेकेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, कैजुअल वेकेंसी। टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा उसको। आई बात समझ में आपको? दैट्स इट। सो ये बात रही यहां पे सेक्शन नंबर 141 की, विच टॉक्स अबाउट कैजुअल वेकेंसी। आई बिलीव आपको मजा आ गया होगा पढ़ने में। So this is what is casual vacancy, my dear friends. Sir, if after the date of appointment the associates render 144, भाई साहब आफ्टर द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कुछ भी तुमने डिस्क्वालिफाइड वाला काम करा ना बाबू, मिस्टर देशपांडे, आफ्टर अपॉइंटमेंट वट एवर वर्क यू डू विच कम्स अंडर व्हाट, डिस्क्वालिफिकेशन, बाय बाय बोलना पड़ेगा, बाय बाय बोलना पड़ेगा। दिस रिजल्ट्स इनटू व्हाट, कैजुअल वैकेंसी। वेकेट करना पड़ेगा, वेकेट द ऑफिस। He has to vacate the office, vacate the office. उस सीट खाली करना पड़ेगा, vacate the office, and such a vacation is called as what, casual vacancy. आई बात समझ में आपको? क्लियर है एकदम? बेस्ट है, परफेक्ट है। सो हियर वी कंप्लीट विद व्हाट, सेक्शन नंबर 141। ऑल इन ऑल खत्म हो गया है। कॉन्फिडेंस अच्छा खासा है क्या आपको? यस, वेरी गुड। तो चलिए अभी अपन क्या करेंगे, 10 मिनट जो अपने पास है, इन 10 मिनट में अपन आज तक एकदम मस्त हेडिंग देने का, कंपनी ऑडिट, पहले ऑडिट का डेफिनेशन, फिर उसके बाद यहां पे आप 10 मिनट में इतना पार्ट आप लिख लेंगे, और फिर उसके बाद कल आएंगे लिखेंगे, और फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स की शुरुआत करेंगे। चिक चिक बिल्कुल भी करने का नहीं, 2 घंटे का लेक्चर होएगा, 2 घंटे मेरे को पढ़ाना पड़ेगा और मैं पढ़ाएगा, ठीक है ना? पूरा पैसा भरा है आपने, पूरा वसूल करेगा मैं, ठीक है ना? ओके, चलो तो शुरू हो जाइए बच्चों, एकदम अच्छे। और देखो आप जब लिख रहे हो तो आपने लिखना इस हिसाब से है कि जब आप लिख रहे हो तो आपने अपने आप से पूछना है कि बॉस आपको वो समझ में आ रहा है क्या, मैं क्यों लिख रहा हूं ये बाद में आपको क्यों लिखाने दे रहा हूं, क्योंकि ये एक तरीके का रिवीजन है साहब। समझ रहे बात को? तो इसको कैजुअली मत लेना कि राइटिंग है, मैं फोटो खींच लेगा, मैं स्क्रीनशॉट निकाल लेगा, छोड़ना यार मैं नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ चिल करेगा। अगर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, अगर आप आपके साथ ईमानदार नहीं हो तो बॉस फिर छोड़ ही दो मतलब। तो बी लॉयल टू योर सेल्फ। लिख रहे हो उसका पर्पस अलग है, सोचो सर क्यों क्लास का टाइम इन्वेस्ट करके आपको लिखवा रहे हैं, इसके पीछे कुछ तो भी होगा। तो बॉस अच्छे से नोट्स मेंटेन करके आप लिखिएगा, ठीक है? यस, ओके। बॉस 2 बजे अकाउंट से अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे को 2 घंटे चाहिए लेक्चर के लिए। अब आपका पहला लेक्चर लेट शुरू होता है, लेट खत्म होता है, तो मुझे दूसरा लेक्चर लेट शुरू करके लेट खत्म करना होता है, तो वो चेन इफेक्ट हो जाएगा। नथिंग टू वरी अबाउट। सब 2 घंटे पढ़ाएंगे बट पूरा पैसा वसूल होएगा, डोंट वरी। चलो, सो लेट्स रॉक गाइस, कम ऑन, स्टार्ट राइटिंग।
ओके, सो गाइज आई बिलीव आपको यहां तक सब कुछ आपने अच्छे से लिख लिया है बराबर. आईएनडी मतलब इंडिविजुअल होता है रे लाला. ठीक है. सो कल यहां से मिलेंगे और कल यहां से पूरा पूरा नोट डाउन करेंगे एंड फिर उसके बाद हम लोग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. राइट. ओके. सो थैंक यू वेरी मच गाइज. आई होप यू हैड अ गुड सेशन टुडे. है ना. सो कीप रॉकिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, टाटा.